विक्रांत और आर्यन द्वारा किए गए हमले एक दूसरे से टकराते हैं और बूम, कान के पर्दों को तबाह कर देने वाला धमाका होता है और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। आसमान में एक रोशनी का गोला बन जाता है जो कि विक्रांत और आर्यन दोनों को ही अपनी चपेट में ले लेता है। ये गोला किसी नए सूर्य जैसा लग रहा था। इस गोले से आसमान में पानी जैसी लहर पैदा होने लगती है जो कि चारों ओर फैल जाती है। मैदान के चारों ओर लगे हुए कवच पर भी काफी सारा असर होता है। उस कवच के ऊपर कई सारी दरारें पड़ने लगती हैं और कई जगह से तो वह कवच छिद्र युक्त भी हो जाता है। इससे वह विध्वंसक ऊर्जा बाहर निकलने लगती है। वो तो एक विद्वान फॉर्मेशन एक्सपर्ट ने इतनी बड़ी फॉर्मेशन को कई सारे टुकड़ों में बनाने की सलाह दी थी, वरना अभी ये किसी कांच की तरह बिखर जाती। कुछ देर की क्षति के बाद वह अपने आप को स्वयं ही रिकवर कर लेती है। वीर जो कि बाहर से इस मुकाबले को देख रहा था हैरान हो जाता है। अगर ये इन दोनों का ताकतवर हमला है तो वह उन दोनों का सामना कर सकता है, लेकिन अगर उनके पास इससे भी ताकतवर कोई हमला है तो फिर उसके लिए हार मानना ही सही रहेगा। आसपास के योद्धा जो कि लापरवाही दे गए थे और अपने कानों को ढकना भूल गए थे, जल्दी ही चीखने लगते हैं। उनके कानों से खून निकलने लगता है। चिकित्सक तुरंत उनके पास आते हैं और उन्हें लेकर चले जाते हैं। इस हमले ने मैदान के ऊपर भी आकाश में कई सारी अव्यवस्था फैला दी थी। दोनों योद्धा उस सफेद रंग की रोशनी में फंसे हुए थे और एक तरफ से सुनहरे रंग की रोशनी आगे बढ़ी जा रही थी तो दूसरी ओर नीले रंग की रोशनी आगे बढ़ी जा रही थी। ये भी कहा जा सकता था कि इस हमले में दोनों योद्धाओं ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर दिया था। कुछ देर बाद वह रोशनी सिकुड़ने लगती है। ये रोशनी सिकुड़कर एक काले रंग के छिद्र में बदल जाती है। दोनों ही योद्धा अपनी ऊर्जा को अपने शरीर से छिनता हुआ महसूस करते हैं। इस बार उनके चेहरे पर हैरानी के भाव थे। वे अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन फिर भी वे इस ऊर्जा को रोक नहीं पा रहे थे। वे दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और अपना सर हिलाते हैं। विक्रांत अपने हाथ की मुद्राओं को बदलता है और उसके पीछे मौजूद वो पहिया उल्टा घूमने लगता है। वहीं पर आर्यन अपनी ड्रैगन शक्ति का इस्तेमाल करता है और वे दोनों एक साथ झटका देते हैं। इस झटके के साथ ही एक बड़ा सा विस्फोट होता है और बीच मैदान में एक सुरख काला छिद्र पैदा हो जाता है। इस छिद्र के पैदा होते ही एक बहुत ही खतरनाक आकर्षण बल पैदा हो जाता है जो कि न सिर्फ आसपास की ऊर्जा को बल्कि चट्टानें, ईंटें, फॉर्मेशन को, टुकड़ों आदि सभी को अपने अंदर खींचने लगता है। इस कृष्ण छिद्र के पैदा होते ही हवा में एक जोरदार आकर्षण बल पैदा हो जाता है जो कि हर एक चीज को अपने अंदर खींच रहा था। यह एक अंतहीन कुएं जैसा दिख रहा था। जब बाहर खड़े योद्धा ये देखते हैं तो वे भी हैरान हो जाते हैं। उन्हें लगा था या तो विक्रांत हारेगा या फिर आर्यन, लेकिन उन्होंने इस परिणाम की उम्मीद नहीं की थी। बाहर खड़े योद्धा भी उस आकर्षण बल को महसूस कर पा रहे थे जो कि इस कृष्ण छिद्र से निकल रहा था। ये पूरी तरह से एक कृष्ण छिद्र नहीं था, लेकिन दोनों की ऊर्जा का समंजन कुछ इस तरह से हुआ कि एक अंतहीन चक्र के समान संरचना बन गई। ये संरचना ऐसी थी कि यह किसी भी चीज को अपने भीतर लेकर उसे चूर्ण में बदल सकती थी। दर्शक दीर्घा में बैठे हुए महाराज जब ये दृश्य देखते हैं तो वे एक ही पल में कारण को समझ जाते हैं। वे एक तरफ इशारा करते हैं और तुरंत मैदान में एक व्यक्ति प्रकट होता है। वह अपने हाथ लहराता है और ऊर्जा की एक धारा इस कृष्ण छिद्र में प्रवेश करती है। इसके प्रवेश करते ही यह छिद्र दो तरह की ऊर्जाओं में विघटित हो जाता है और फिर हवा में गायब हो जाता है। जिस योद्धा ने अभी एक्शन लिया था वह एक महाराज स्तर का योद्धा था और केंद्रीय महाद्वीप की तरफ से आया था। ये योद्धा विक्रांत और आर्यन की तरफ देखता है और कहता है, ये मुकाबला यहीं पर रद्द होता है और दोनों को एक एक अंक मिल जाएगा। वो ये कहता है और हवा में अपना हाथ लहराता है। वे दोनों कुछ कहना चाहते थे, लेकिन अगले ही पल उनके आसपास की दुनिया घूमती है और वे मैदान के बाहर पहुंच जाते हैं। आर्यन विक्रांत की तरफ देखता है और अपना मुंह फैलाते हुए वापस चला जाता है। आर्यन शांत नजरों से उसे देखता है और वह भी अपने खेमे में वापस आ जाता है, जहां पर हिमानी आकर उसे बधाई देती है। वह उससे उसका हालचाल भी पूछती है, क्योंकि उस कृष्ण छिद्र की वजह से उनकी ऊर्जा पूरी तरह से सूख गई थी। खैर, कुछ देर तक आराम करने के बाद विक्रांत और आर्यन दोनों ही अपनी उन्नत अवस्था में आ जाते हैं। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा निराशा राजवंशों में देख रहे दर्शकों को होती है। उनके लिए यह पूरा का पूरा मुकाबला बहुत ही रोमांच से भरा हुआ था, लेकिन अंत में कोई भी परिणाम सामने नहीं आया, जो कि बहुत ही निराशाजनक था। खैर, इस मुकाबले के बाद और भी मुकाबले होते हैं और अंत में बोर्ड पर आर्यन और विक्रांत ही पहला स्थान पाए हुए थे। उनके बाद वीर का स्थान था, क्योंकि उसने अभी तक 2 किंग स्तर के योद्धाओं और 1 एम्परर स्तर के योद्धा को हरा दिया था। जब दिन के आखिरी मुकाबले की घोषणा होने ही वाली थी, तभी अचानक से आसमान में एक घंटी गूंजती है और एक जोरदार आवाज सभी के कानों में आती है। योद्धाओं में केंद्रीय महाद्वीप के वेदांत महावंश का दूत हूँ और आप सभी को सूचित किया जा रहा है कि जो भी किंग स्तर के योद्धा है वे सभी सबसे भीतर इलाके में पहुँच जाए और जिन्हें डेविल्स से लड़ने में डर लगता है वे भी भीतर पहुँच जाएं। अगले आधे घंटे में डेविल्स यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और ये डेविल्स कमजोर या फिर कम मात्रा में नहीं है। ये एक पूरी सेना है और उनका मकसद इस पूरी जगह को जीवहीन बनाना है। अब आप सभी जल्दी से निर्देशों का पालन करें।
ये घोषणा केवल यहीं पर नहीं बल्कि पूरे के पूरे उत्तर पूर्वी इलाके को सुनाई देती है, क्योंकि उन स्क्रीन का एक्टिवेशन अभी भी बंद नहीं हुआ था। सभी स्क्रीन और सीधे प्रसार की मदद से सब कुछ देख और सुन पा रहे थे। टापू पर खड़े योद्धा जब ये घोषणा सुनते हैं तो वे स्तब्ध रह जाते हैं और फिर उनके चेहरे पर थोड़े से डर के भाव भी आ जाते हैं। वीर के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। उसने पिछले महीने में मिशन के दौरान डेविल्स के अड्डों को तबाह किया था और ताकतवर अड्डों का पर्दाफाश भी किया था, फिर भी इतनी मात्रा में डेविल्स इकट्ठा कैसे हो गए? आखिर कितने समय से ये डेविल्स इस दुनिया में अपनी योजना पर अमल कर रहे हैं? ये सोचते हुए वह आसमान की तरफ देखता है। उसे छुपने का कोई भी शौक नहीं था और आज वह इन डेविल्स की सेना को भी देखना चाहता है। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक और चीज आती है। एक सेना बिना किसी भी नेता के नहीं हो सकती है, और अगर उन्हें इस जगह के बारे में पता है तो उन्हें दिव्य स्तर के योद्धाओं के बारे में भी पता होगा। ऐसा तभी संभव हो सकता है जब उनके साथ इंसान भी मिले हों। ऐसे में इस हमले में उन्होंने अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल किया ही होगा। वह तुरंत अपने लोगों को इकट्ठा करता है और विक्रांत को भी बुलाता है। विक्रांत एक राजकुमार होने के नाते एक अच्छा कमांडर हो सकता था। वीर तुरंत सभी को बुलाता है। वीर की बात सुनकर सभी एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं। उनकी बात सुनने के लिए आसपास के योद्धा भी इकट्ठे हो जाते हैं। वीर कहता है, मेरे कुछ विचार हैं। उम्मीद करता हूँ कि वे गलत हो, लेकिन हमें फिर भी सबसे बिगड़े हुए पल के लिए भी तैयार रहना चाहिए। वो ये कहता है और अपने सारे विचारों को सभी के सामने प्रकट करता है। जब विक्रांत और बाकी के योद्धा ये सुनते हैं तो वे तुरंत और भी घबरा जाते हैं। वीर उनकी घबराहट को देखकर कहता है, घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर मरना होगा तो सभी मर ही जाएंगे और जीना होगा तो किसी का बाप हमें नहीं मार सकता है। अब सभी के सभी अपनी उम्दा स्थिति हासिल करो और सुरक्षा के लिए भीतर फॉर्मेशन में चले जाओ। जब सभी योद्धा ये सुनते हैं तो वे पहले तो राजी होने वाले थे, लेकिन उनमें से एक योद्धा कहता है, नहीं, हम छुपने नहीं जाएंगे। आपने जैसा कि कहा था, अगर मरना होगा तो कुछ भी कर लो, नहीं बच पाएंगे तो फिर मौत से डरने की क्या जरूरत है? वैसे भी इन डेविल्स ने मेरे साथी को मारा था और आज मैं जितनों को हो सके उतनों को मारूंगा। मैं छुपने नहीं जाने वाला हूँ। बाकी के योद्धा जब ये सुनते हैं तो वे भी उत्साहित हो जाते हैं। विक्रांत वीर की तरफ देखता है और अपना सर हिलाता है। वह कहता है, जहाँ तक मुझे पता है कि महाराज और सभी ताकतवर योद्धा युद्ध मैदान को 2 हिस्सों में बांटने में पूरी मदद करेंगे। चारों राजवंशों की सेना हमारे साथ डेविल्स की सेना को हराने की कोशिश करेगी और सभी के सभी ताकतवर योद्धा उच्च स्तर के डेविल्स को हराने में मदद करेंगे। हम चारों राजवंशों की सेना को मिलाकर एक रणनीति बना सकते हैं। वीर को उसका सुझाव पसंद आता है और वह हाँ में अपना सर हिलाता है। विक्रांत पीछे की तरफ देखता है और सारे के सारे राजकुमारों को बुला लेता है। सभी को बुलाने के बाद वह उन्हें अपनी योजना के बारे में बताता है। जब सभी यह योजना सुनते हैं तो जो समझदार थे वो तो तैयार हो जाते हैं, लेकिन डिवाइन ड्रैगन पैलेस का योद्धा जो कि विक्रम का बड़ा भाई था कहता है, तुम लोग व्यर्थ ही चिंता कर रहे हो। हमारे पास महाराज स्तर के योद्धा यूं ही नहीं है, वे सब कुछ संभाल लेंगे। जब सभी राजकुमार उसकी बात सुनते हैं तो वे उसे इस तरह से देखते हैं मानो किसी पागल की तरफ देख रहे हो। जब सामने वाला तुम्हारी सबसे मजबूत जगह पर हमला करने के लिए आ रहा है तो फिर वह बिना किसी भी तैयारी के आएगा। विक्रांत एक और बार समझाता है और इस बार वीर के बताए हुए बिंदुओं को सामने लाता है। आर्यन के चेहरे पर भी इस बार गंभीर भाव आ जाते हैं। वह कहता है, मैं इसमें तुम सभी के साथ हूँ। और हाँ, वैसे तो हमारा मुकाबला नहीं हो पाया, लेकिन इस युद्ध में देखेंगे कि कौन कितने ज्यादा ताकतवर डेविल्स को मारता है। आर्यन कुछ नहीं कहता है और बस एक मुस्कान के साथ आर्यन को देखता है। आर्यन के बाद वसंत, शेररुद्र और हरिवर्णी राजवंश के राजकुमार भी तैयार हो जाते हैं और सभी के सभी बाहर निकलकर अपनी अपनी सेना को तैयार रहने का आदेश दे देते हैं। वीर ये देखता है तो वह मुस्कुराता है और वैशाली, रीना और दृष्टि के ऊपर एक तरह की फॉर्मेशन बना देता है। ये फॉर्मेशन उसने गॉडफादर की मदद से बनाई थी। जल्दी ही आधे घंटे का समय बीतता है और सभी योद्धाओं के सामने एक काले रंग का तूफान आता हुआ दिखाई देता है। ये तूफान बहुत ही विशाल था। ऐसा लग रहा था मानो सुनामी आ रही हो। सामने से एक सुरख काले रंग की दीवार आती है और वह उनकी नजर को प्रतिबद्ध कर देती है। जब वे ध्यान से देखते हैं तो ये सारे के सारे भांति भांति के डेविल्स थे। सभी के सभी डेविल चिंघारते हुए आगे बढ़ रहे थे। वे सभी इस ओर ही आगे आ रहे थे। उनके पीछे से कुछ ताकतवर आभाएं भी महसूस की जा सकती थी। उन डेविल्स के पीछे कुछ विशालकाय जानवर भी आ रहे थे। एक देव स्तर का योद्धा ये देखता है और कहता है, ये सारे देव स्तर के जानवर हैं और उनके पीछे शायद से एक महाराजा स्तर का जानवर भी है। जब टापू पर मौजूद योद्धा ये सुनते हैं तो वे हैरान हो जाते हैं। इस सेना को पूरे व्यवस्थित तरीके से आगे लाया जा रहा था। इसका मतलब इस सेना का कोई मालिक भी होगा, लेकिन वहाँ पर मौजूद योद्धाओं में से कोई भी उस मालिक को नहीं देख पा रहा था। इस वक्त उनके ऊपर आसमान में एक बड़ी सी दरार पैदा होती है और 3 दिव्य स्तर के योद्धा बाहर आते हैं। मैदान के भीतर से 5 सुनहरे रंग की रोशनी निकलती है और वे तेजी से बाहर आ जाती है।
ये सभी महाराजों की छवियां थी। सौर राजवंश का महाराज बाहर आने के बाद उन तीनों योद्धाओं को ग्रीट करता है, नमस्कार महावंशीय दूत जी। वे तीनों उनकी तरफ देखे बिना हाँ में अपना सर हिलाते हैं। उनके चेहरे पर इस वक्त बहुत ही गंभीर भाव थे, क्योंकि उन्होंने अभी अभी 8 दिव्य स्तर के योद्धाओं की आभा को महसूस किया था और उनमें से भी 2 डिवाइन जनरल स्तर के योद्धाओं की आभा को महसूस किया था। अगर उनके द्वारा महसूस की गई चीज सही थी तो फिर वे भी पूरी तरह से पक्के नहीं थे कि वे इस हमले को रोक सकते हैं। उनमें से एक कहता है, टापू पर मौजूद सारे के सारे जवान योद्धा ध्यान दें। इस सेना के आगे हमें भी उतना भरोसा नहीं है कि हम जीत सकते हैं या फिर नहीं, लेकिन हार से पहले हार मान लेना हम लोगों की आदत नहीं है। तुम लोगों के लिए एक नई परीक्षा शुरू की जा रही है। जो भी जितने ताकतवर डेविल्स को मारेगा वह उन 7 स्थानों के लिए चुना जाएगा। वह अपना हाथ लहराता है और उसके हाथ से कुछ टोकन निकलते हैं, चारों दिशाओं में फैल जाते हैं। हर किसी के आगे एक टोकन आ जाता है। वह योद्धा कहता है, इस टोकन में आपके अंत गिने जाएंगे। तो फिर सभी के सभी तैयार हो जाए युद्ध के लिए। अभी तक जो हो रहा था वह सिर्फ एक खेल था, इसलिए उसमें जान का खतरा नहीं था। इसलिए यहाँ पर आप लोगों को अपने सामने के योद्धाओं को मारने के साथ ही अपने साथियों की मदद भी करनी है। उसके इतना कहने के बाद ही सारे के सारे टापू पर जोश के नारे लगना शुरू हो जाते हैं। सभी के सभी योद्धा पहले ही तैयार थे लड़ने के लिए और अब इस नए प्रकरण की वजह से उनका जोश और भी बढ़ गया था। अभी तक हमने जाना कि डेविल्स की सेना आखिरकार टापू के पास पहुंच ही गई थी, जिसे महसूस कर उन 3 डिवाइन चरण के योद्धाओं ने प्रतियोगिता में परिवर्तन कर दिया था और अब ये खेल न रहकर एक असली और खतरनाक मुकाबला बन चुका था। इस प्रतियोगिता में अब हल्की सी लापरवाही से जान भी जा सकती थी। सभी छात्रों के लिए सामने से आ रहे डेविल्स अब डेविल न रहकर केवल अंक रह गए थे, जो कि उन्हें अपने भविष्य की चाबी प्रदान कर सकते थे। वहीं पर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो प्रतिभाशाली हो वह बहादुर भी हो, यह जरूर नहीं है। काफी सारे योद्धा घबरा भी गए थे और उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। वे कांपने लगे थे और उनके पैर थरथराने लगे थे। उनके पास खड़े योद्धा स्वाभाविक रूप से ये सब देख पा रहे थे। वे उन सभी की तरफ घिन भरी नजरों से देखते हैं और फिर उन पर से अपना ध्यान हटा लेते हैं। सभी के सभी योद्धा जोश के साथ आ रही सेना का मुकाबला करने के लिए तैयार थे। इस वक्त तक सामने वाले योद्धाओं की दहाड़ें भी उनके कानों तक पहुंचने लगी थी। तीनों दिव्य चरण में प्रवेश कर चुके योद्धा आसमान से गंभीर नजरों के साथ उस सेना को देखते हैं और कहते हैं, जो भी योद्धा इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं वे अभी बनने वाले कवच के बाहर रहें और जो भी नहीं लेना चाहते हैं वे कवच के भीतरी हिस्से में पहुंच जाएं। जल्दी ही आपके लिए एक बचाव दल पहुंच जाएगा जो कि आप लोगों को यहां से सुरक्षित निकालेगा। तब तक हम इस सेना को रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। वह इतना कहता है और फिर 7 बूढ़े आदमी हवा में उठते हैं और अपने अपने पास से एक टोकन को निकालकर उसे मशल देते हैं। ये टोकन टूटते ही 7 धमाके होते हैं और 7 ऊर्जा के स्तंभ आसमान में उठते हैं। ये सभी के सभी स्तंभ आसमान में 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाते हैं और फिर एक चद्दर के रूप में फैलने लगते हैं। ये पूरे टापू पर फैल जाती है और पूरा का पूरा टापू एक कवच में ढक जाता है। इसके बाद 2 और कवच बनते हैं, जिनमें से एक उनके रहने वाले स्थान के चारों तरफ बना था और एक भीतर स्टेज के चारों ओर बन जाता है। सबसे भीतर वाला कवच सबसे ज्यादा चमकीला था और सबसे बाहर वाला कवच सबसे कम चमकीला था। सभी के सभी छात्र जो कि लड़ना नहीं चाहते थे और किसी भी हाल में जिंदा रहना चाहते थे को भीतरी कवच में जाने की सलाह दे दी गई थी, लेकिन इसी के साथ उन्हें बताया भी गया था कि उन्हें इस वजह से परीक्षा से पूरी तरह बाहर किया जा रहा है और फिर वे किसी भी तरीके से इस परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते हैं। ये जानकर वे सभी के सभी सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन तब भी 1/3 योद्धा अपनी जान बचाना ही चुनते हैं और भीतरी कवच की ओर बढ़ जाते हैं। बाकी के योद्धा उन सभी की तरफ देखकर अपना माथा हिलाते हैं और कुछ भी नहीं कहते हैं। आखिर कौन अपनी जान बचाना नहीं चाहेगा, लेकिन यहाँ पर बात यह है कि उस सेना ने अगर भीतर आना शुरू कर दिया तो उनमें से कोई भी नहीं बचने वाला है और वे इस तरह अपने मन पर किसी भी तरह का डर नहीं बिठा सकते हैं। एक योद्धा के मन में अगर एक बार छाया बन जाती है तो वह उसके बड़े ब्रेक थ्रू के रास्ते में आती है। वे सभी अपने हाथ में मौजूद टोकन्स की तरफ देखते हैं और फिर सामने की तरफ देखते हैं। वीर भी गंभीर नजरों से सामने की ओर देखता है और कहता है, लगता है कि मेरे ब्रेक थ्रू का समय आ गया है। इसी के साथ वे सभी कवच से बाहर आसमान में पहुंच जाते हैं। उन्होंने कुछ देर पहले ही अपनी योजना तैयार कर ली थी। वे सभी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और तुरंत एक युद्ध फॉर्मेशन में खड़े हो जाते हैं। इस फॉर्मेशन की वजह से उन्हें एक दूसरे की पीठ को बचाने का और साथ ही मिलकर आगे बढ़ते हुए हमला करने का भी मौका मिलने वाला था। एम्परर स्तर के योद्धा जो जीनियस की श्रेणी में थे वे सभी के सभी अकेले लड़ना ही चुनते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी योजना अलग से बना ली थी। वह सामने वाली सेना भी धीरे धीरे बढ़ती है। वह सेना ऐसी मालूम पड़ रही थी मानो कि कोई मौत का देवता दुनिया को मौत का उपहार देने के लिए अपनी तबाही की सेना लेकर आगे बढ़ रहा हो। लेकिन इस वक्त उन डिवाइन चरण के योद्धाओं के मन में एक विचार कौंधता है। उन्होंने सेना के बीच से अभी अभी एक जिंदा इंसानी आभा को महसूस किया था, लेकिन वह काली ऊर्जा से पूरी तरह से ढकी हुई थी।
वह एक एम्परर स्तर का योद्धा था, इस वजह से वह अपने इंसानी वजूद को पूरी तरह से छुपा नहीं सकता था। वह पूरी कोशिश करता है लेकिन इस काम में सफल नहीं होता है। वे तीनों डिवाइन चरण के योद्धा उसे खोज ही लेते हैं। उनमें से सबसे छोटे कद वाला योद्धा आगे जाता है और कहता है, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, अगर तुम जरा और आगे बढ़े तो तुम्हारी इस सेना को कोई भी नहीं बचा पाएगा। वैसे भी इतनी बड़ी सेना को बनाने में समय तो लगता ही है ना। हाँ, इंसानी की प्रजाति में पैदा हुई गंदगी, तुमने इस हरकत के साथ ही अपने इंसान होने का हक भी खो दिया है। अगर तुम्हारे बारे में मुझे पता चला तो मैं तुम्हारे जन्म लेने वाली जगह को भी राख में बदल दूं। उन तीनों डिवाइन चरण के योद्धाओं को गुस्से में देखकर और सामने वाली सेना को इस तरह से सुनाता हुआ देखकर बाकी के योद्धा जो कि लड़ने के लिए तैयार खड़े थे भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि एक डेविल पर तो वे इतना गुस्सा नहीं हो सकते थे। इसका मतलब इस सेना को आगे लाने वाला योद्धा एक इंसान है। जब वे ये सोचते हैं तो उनके मन में भी गुस्सा भर ही जाता है। तुम ये सब करने के लिए आज यहाँ से जिंदा ही नहीं निकल पाओगे। तुम्हारी औकात एक कुत्ते की है और तुम बस भौंक ही सकते हो। जल्दी ही मैं तुम्हारे मालिक और वेदांत महावंश में भी जाऊंगा और उन्हें भी अपने अधीन कर लूंगा, लेकिन अभी के लिए तुम सभी के सभी मेरे दिव्य चरण में पहुंचने के रास्ते में कुर्बानी बनो। और हाँ, यहाँ पर मिस्टर सूर्या सिंह, दी ग्रेट वॉरियर और इनविंसिबल वॉरियर के सुपुत्र वीर सिंह का भी अंत होने वाला है। इस वक्त सेना के बीच से यह आवाज आती है और चारों ओर फैल जाती है। जब सभी यह आवाज सुनते हैं तो वे हैरान रह जाते हैं। यहाँ पर आने वाले ज्यादातर योद्धा बड़े परिवारों से थे और जो बड़े परिवारों से नहीं थे उन्हें पता भी नहीं था कि यह बात क्या चल रही है। ये सूर्या सिंह कौन है? एक योद्धा पूछता है। उसका सवाल सुनकर उसके पास वाला योद्धा उसे देखता है और कहता है, सूर्या सिंह इस उत्तर पूर्वी इलाके से 15 साल पहले उभरा था और वह महाराज स्तर या फिर डिवाइन चरण से नीचे एक अपराजयी योद्धा था। उसने यहाँ पर हर एक योद्धा को हराया और सौर राजवंश के महाराज भी उसके 3 हमलों के आगे हार गए थे। तुमने ड्रैगन राजवंश के महाराज के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि सौर राजवंश के महाराज की टक्कर के थे। हाँ, सुना है। उस वक्त उन्होंने सभी जीनेसिस को हराया था और एक बहुत ही ताकतवर योद्धा बनकर उभरे थे। वे बस एक मुकाबला हारे थे और वो सौर राजवंश के महाराज से था। वह लड़का कहता है। उसकी बात सुनकर वह दूसरा योद्धा हाँ में अपना सर हिलाता है और आगे कहता है, लेकिन ड्रैगन किंग को हराने वाला एक और योद्धा था जिसने उसे बस एक ही पंच में हरा दिया था। उस वक्त वह बस महाराज स्तर में प्रवेश ही किया था और ड्रैगन किंग इस स्तर पर उस योद्धा से 5 साल पहले ही प्रवेश कर चुके थे। फिर भी वह योद्धा ड्रैगन किंग को आसानी से हरा देता है। वह योद्धा और कोई नहीं बल्कि सूर्या सिंह था। जब पहले वाला योद्धा ये सुनता है तो वह दंग रह जाता है। उसे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था और अभी जब पता चला था तो वह हैरान हुए बिना नहीं रह पाता है। आखिर वह कितना ताकतवर होगा। बहरहाल वह वीर सिंह के बारे में याद करता है और फिर उसे वह योद्धा याद आता है जिसने किंग स्तर पर होने के बावजूद एक एम्परर स्तर के योद्धा को हरा दिया था। वह कहता है, सच में वह कहावत बिल्कुल सही है, एक शेर का बेटा कुत्ता कभी भी नहीं हो सकता है। इस सूर्या सिंह का बेटा भी उसी की तरह महान योद्धा है और उसने किंग स्तर पर होने के बावजूद एक एम्परर स्तर के योद्धा को हरा दिया। वह योद्धा भी इस बात से उस मुकाबले को याद करता है और उसे भी अचानक से वीर के बारे में याद आता है। आर्यन जो कि आसमान में अपनी जगह पर खड़ा था, जब ये सुनता है तो उसकी आंखों में एक दुस्सल इरादा झलकता है और वह वीर की तरफ देखता है। वीर बेशक इस नजर को महसूस कर पा रहा था, लेकिन उसने आर्यन को इतना तो समझ ही लिया था कि वह इस तरह उस पर हमला करने वाला नहीं है। आर्यन में एक योद्धा के पूरे गुण थे और वह इस तरह से किसी पर हमला नहीं कर सकता था। अगर वह लड़ता भी तो पूरी तरह से चुनौती देकर लड़ता। बहरहाल वह सामने की तरफ देखता है और उस सेना के भीतर कौन है पता करने के लिए गॉडफादर की मदद लेता है। गॉडफादर उसकी बात सुनकर सामने झांक कर पता करते हैं और जल्दी ही उन्हें जवाब मिल जाता है। वे वीर से कहते हैं, सामने वही लड़का है जिसने उस वक्त सन अकेडमी में उस इविल फॉर्मेशन को बनाया था और पूरे के पूरे आउटर सर्कल के छात्रों को रक्त बूटी में रिफाइन करने वाला था। ये सुनकर वीर भी हैरान रह जाता है। वह उस वक्त एक आकाशीय दरार की मदद से वहाँ से भाग गया था, लेकिन उसे नहीं लगा था कि वह इतनी जल्दी वापस आ जाएगा। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वह आगे बढ़ता है। तीनों डिवाइन चरण के योद्धा जब वीर को देखते हैं तो वे अचानक से कांप जाते हैं। उन्हें ये चेहरा पहले भी कहीं पर देखा था। वे तुरंत आगे आते हैं और वीर के सामने एक घुटने पर आकर उसे ग्रीट करते हैं। प्रिंस की जय हो। वीर भी ये देखकर स्तब्ध रह जाता है। न सिर्फ वह बल्कि पूरा का पूरा मैदान और सभी के सभी महाराज हैरान रह जाते हैं। सामने से आए हुए योद्धा वेदांत महावंश के थे। अगर वे वीर को प्रिंस कहकर ग्रीट कर रहे हैं तो फिर वे इससे आगे सोचने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, क्योंकि यह एक ऐसी पहचान थी जिसे वे झेलने की सोच भी नहीं सकते थे। वीर, जिसे कुछ भी समझ नहीं आया था, वह उनसे पूछना चाहता था कि वे ये क्या कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले ही उस सेना के भीतर से आवाज आती है, तो तुम वेदांत महावंश से संबंधित हो, कोई परेशानी नहीं, तुम आज यहाँ पर मरोगे तो मरोगे।
वह इतना कहता है और उस सेना में से एक दरार बनती है और उस जगह से बाहर एक टेंटिकल निकलता है। यह एक लता की तरह था और पूरी तरह से काला था। उस टेंटिकल के आगे एक व्यक्ति सिंहासन पर बैठा हुआ था। वह पूरी तरह से काले रंग का कवच पहना हुआ था और उसके सर के सारे बाल लाल रंग के थे। उसका चेहरा बहुत ही सुंदर था लेकिन बहुत ही भयानक भी दिख रहा था। जब वैशाली, रीना और दृष्टि ये देखती हैं तो वे चिंता के साथ वीर के पास आकर खड़ी हो जाती हैं। वीर उन सभी को आश्वासन देता है और फिर आगे जाते हुए कहता है, एक शाही परिवार का वारिस गंदी नाली में जाकर मिल गया। अरे वाह, तुमने सच में अपने परिवार की 7 पुश्तों को धन्य कर दिया है। कुशाल, तुम भले ही एक देविल बन गए हो लेकिन तुम्हारी अभी उतनी औकात नहीं है कि तुम मुझे मारने की धमकी दे सको। और साथ ही आज मैं नहीं, यहाँ पर तुम मरने वाले हो। साथ ही मरने वाला है तुम्हारा वह गुरु भी जिसने तुम्हें ये शिक्षा दी है। जब कुशाल ये सुनता है तो वह स्तब्ध रह जाता है, लेकिन तभी उसके माथे के एक मोती से एक छाया बाहर निकलती है और वह हंसते हुए कहती है, हाँ, मुझे नहीं लगा था कि तुम अब भी जिंदा होगे गॉडफादर। तुम उस धमाके से बच तो बच कैसे गए? उस धमाके से दूर जाने की कोशिश करने के बावजूद भी मेरी ये हालत हो गई और तुम में तो वह धमाका हुआ था। खैर कोई बात नहीं, लेकिन आज मेरा तुम्हारा वह हिसाब पूरा होगा। जब डिवाइन चरण के योद्धा उस आत्मा को देखते हैं तो उनके अंदर एक बुरा भाव जागता है। वे उस आत्मा के आर पार नहीं देख पा रहे थे। वे बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पा रहे थे कि सामने वाला किस स्तर पर है। इसका एक ही मतलब हो सकता था कि सामने वाला या तो बस एक सामान्य आत्मा है या फिर वह कम से कम डिवाइन जनरल या फिर उससे भी ताकतवर है। लेकिन इससे पहले कि उनकी हैरानी खत्म होती, एक और हंसी की आवाज सुनाई देती है। लेकिन ये वाली हंसी भयानक नहीं थी। तुम गंदी नाली के कीड़े जिससे बस पीठ पीछे वार करना आता हो, तुम मुझसे हिसाब पूरा करने की बात कर रहे हो। आज तुम यहाँ पर पूरी तरह से अपना वजूद खोने वालों हो और तुम्हारा ये शिष्य जिसे तुमने अपनी तरह ही बना लिया है, ये भी आज मेरे शिष्य के हाथों मरने वाला है। ऐसा कहते हुए वीर के शरीर से एक सफेद रंग का धुआं निकलता है। चारों ओर का वातावरण अचानक से एक जमाव बिंदु पर पहुंच जाता है और इसके साथ ही उनका मन भी एक जमाव बिंदु पर पहुंच जाता है। आसमान में एक कमल खिलता है और उसमें से एक बूढ़ा आदमी प्रकट होता है। ये कमल पूरी तरह से ज्वाला से बना हुआ था। ये 7वें स्थान पर मौजूद स्काई फ्लेम थी। जब सभी योद्धा ये देखते हैं तो वे हैरान हो ही जाते हैं। वे तीनों डिवाइन चरण के योद्धा जब इस कमल को देखते हैं तो उन्हें एक पहचान याद आती है और वे तुरंत अपना सर भी नीचे कर लेते हैं और जोर से कहते हैं, सुप्रीम की जय हो, सुप्रीम की जय हो, सुप्रीम की जय हो। वे 3 बार ऐसा करते हैं और तब जाकर खड़ा होते हैं। ये देखकर सभी के सभी हैरान थे, चाहे वे महाराज हो, राजकुमार हो या फिर सामान्य योद्धा हो। वैशाली और रीना भी उतने ही हैरान थे। जब आसमान में एक सफेद रंग के कमल की आकृति प्रकट होती है तब वे तीनों डिवाइन चरण के एल्डर अपने घुटनों पर आ जाते हैं। उन्हें किसी भी तरह की खास संस्था के बारे में नहीं पता था। बस ये पता था कि उनके महावंश का महाराज इस सुप्रीम हॉल से आता है। ये सुप्रीम हॉल क्या है, कैसा है, उनमें से कोई भी नहीं जानता है और न ही उनके जैसा निम्न प्राणी जान सकता है। साथ ही वहाँ पर मौजूद किसी भी योद्धा में से कोई भी उस बूढ़े आदमी का चेहरा साफ नहीं देख पा रहा था। उन्हें बस इस चिन्ह से वाकिफ कराया गया है जिसके बारे में वे बस ये जानते हैं कि ये चिन्ह जिस व्यक्ति के पास दिखाई दे उससे उन्हें तबीयत से बात करती है और अगर ये कमल खिलता हुआ दिखाई दे तो फिर उन्हें तुरंत सामने वाले को सलामी देनी है। आसमान में गॉडफादर उन तीनों की तरफ हाथ हिलाते हैं और उनके शरीर पर एक तरह की परत बन जाती है जो कि उनकी दिव्य ऊर्जा को शुद्ध कर रही थी। इस ऊर्जा से उन्हें बहुत ही आनंददायक महसूस हो रहा था। वे तीनों महसूस करते हैं कि उनकी ऊर्जा पहले से ज्यादा मजबूत हो गई है। गॉडफादर उन तीनों की तरफ देखते हैं और कहते हैं, ये युद्ध आसान नहीं होने वाला है और सामने वालों में एक डिवाइन जनरल स्तर का कठपुतला भी है, इसलिए संभल कर। इस ऊर्जा की वजह से वे तुम्हें महसूस नहीं कर पाएंगे। इतने में जितनों को हो सके उतनों को खत्म करना। गॉडफादर की बात सुनकर वे तीनों भी गंभीर हो जाते हैं। एक डिवाइन सोल्जर और एक डिवाइन जनरल में जमीन आसमान का अंतर होता है। इस स्तर पर आने के बाद हर एक लेवल पर 9 चरणों को पार नहीं करना होता है। इन स्तरों में 9 मुख्य सितारे और प्रत्येक सितारे के 9 और चरण होते हैं। मुख्य सितारों को सितारा और 9 चरणों को वृत्त कहा जाता है। उदाहरण के लिए अगर कोई योद्धा पहले सितारे के 5वें चरण में है तो उसे पहले सितारे के 5वें वृत्त का योद्धा कहा जाता है। इस वजह से इस चरण में प्रवेश करने के बाद स्तरों को पार कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। एक छोटे से सितारे में भी उतना अंतर होता है जितना कि महाराज स्तर और डिवाइन सोल्जर स्तर के योद्धा में होता है। अगर यहाँ पर एक डिवाइन जनरल चरण का योद्धा है तो फिर उनके लिए बहुत ही परेशानी हो सकती है। एक डिवाइन जनरल के आगे उनके खड़े होने की भी योग्यता नहीं है। लेकिन जब गॉडफादर ने उन्हें आश्वासन दे ही दिया है तो फिर वे निश्चिंत हो जाते हैं। दूसरी ओर वह काला साया गॉडफादर की तरफ देखता है और एक गंभीर भाव के साथ कहता है, मुझे नहीं लगा था कि अपने सबसे करीबी से धोखा खाने के बाद तुम वह चीज किसी और के हवाले कर दोगे।
खैर अब तुम हमेशा के लिए इस दुनिया से गायब होने वाले हो और मैं वापस जाकर तुम्हारी उस गद्दी को हथियाऊंगा। जब गॉडफादर यह सुनते हैं तो वे एक मुस्कान के साथ कहते हैं, मैं गायब होऊंगा या नहीं वो तो अलग बात है, लेकिन तुम्हें क्या मेरा मुंह बोला भाई इतना कमजोर लगता है। जब उसने तुमसे हाथ मिलाया होगा तभी से तुम्हारे डेविल हॉल का पत्ता कट चुका था। तुम लेकिन ये सब देखने के लिए जिंदा नहीं बचोगे और इसके लिए तुम्हें मुझे शुक्रिया कहना चाहिए। इतना कहने के बाद गॉडफादर आगे सामने वाले के कुछ कहने का इंतजार नहीं करता है और सीधा अपनी जगह से गायब होकर आकाशीय कक्ष में पहुंच जाता है। डिवाइन चरण अक्सर आकाश को काबू कर अपना युद्ध मैदान बना लेते हैं, जिस वजह से आसपास के योद्धा प्रभावित नहीं होते हैं। उनका युद्ध सामान्य जगह को पूरी तरह से तबाह कर सकता है और दुनिया के नियमों को भी क्षति पहुंचा सकता है, जिस वजह से वे इस तकनीक का उपयोग करते हैं। गॉडफादर को वैसे तो बाहर लड़ने में कोई भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन आसपास बहुत से बच्चे भी थे और सामने वाला साया इसलिए राजी था क्योंकि उनकी तरफ की सेना को भी नुकसान हो सकता था। उन दोनों के गायब होने के बाद सभी अपनी हैरानी से बाहर आते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हैं। इसके बाद वे वीर की तरफ देखते हैं। इस लड़के की क्या क्या पहचान है? पहले तो सूर्या सिंह का बेटा, फिर महावंश का प्रिंस और अंत में सुप्रीम हॉल नाम की इस रहस्यमयी संस्था से जुड़ा हुआ भी। वे सभी अपनी आंखों से वीर को इस तरह से देख रहे थे मानो कि वीर के चारों ओर एक तरह का पर्दा चढ़ा हो और वे अपनी आंखों से उस पर्दे को हटा देना चाहते हो। बहरहाल कुशाल की आवाज उन सभी को उनकी इस सोच से बाहर लाती है। तो तुम उस आदमी के शिष्य हो, तब तो हम दोनों की दुश्मनी अटल है। तुमने ऊपर से मुझसे पंगा ले लिया, अब तो तुम्हारा मरना तय है। वीर यह सुनता है और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वह सामने वाले को देखता है और कहता है, तुम किस आधार पर अपने आप को मेरी प्रतियोगिता का योद्धा कह रहे हो? ना तो तुम इंसान बचे हो और ना ही डेविल बचे हो। तुम्हारी शकल देखकर मुझे उल्टी आ रही है और तुम्हारी इस लड़ाकू ऊर्जा को महसूस कर ही मुझे उल्टी आ रही है। मेरी नजरों में तुम आंखों में चुभने वाले एक कीड़े से कम नहीं हो। वीर के तानों को सुनकर कुशाल इतना गुस्सा होता है कि वह जोर जोर से हंसने लगता है। वह अपना चेहरा ऊपर कर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, ऐसी बात है तो आज ये कीड़ा तुम्हें मारकर यहीं पर 1 महीने तक सड़ाएगा। वह इतना कहता है और वीर की तरफ आगे बढ़ जाता है। इसके साथ ही आसमान में युद्ध शुरू हो जाता है। सभी महाराज की आत्माओं के अंश जो कि बात नहीं कर सकते थे इशारा करते हैं और कुछ रोशनियों में बदलकर फॉर्मेशन से जुड़ जाते हैं। इस वजह से फॉर्मेशन पर कुछ हथियार बन जाते हैं। वे सभी उस कवच से जुड़ने के साथ ही सेना पर हमला शुरू कर देते हैं। कवच के भीतर से एक परछाई बाहर निकलती है जो कि सीधा सेना की तरह पंच घुमाती है और एक ही बार में हजारों सैनिकों को खत्म कर देती है। जब ये परछाई सभी के सामने आती है वे पाते हैं कि यह वह शाही कठपुतली थी जो कि सौर राजवंश को मजबूत बनाए हुए रखी है। लेकिन इतना ही नहीं, अभी जिस जहाज से वीर और उसके साथी सन अकेडमी से आए थे वह चिन्ह वापस से उनके शरीर से निकलता है और ऊर्जा की धारा में बदलकर एक चिन्ह में परिवर्तित हो जाता है। ये चिन्ह पैदा होने के साथ ही उस पुतले की तरफ बढ़ता है और उसके माथे से जाकर जुड़ जाता है। ऐसा होते ही उस पुतले में कुछ परिवर्तन आता है और वह परिवर्तित होने लगता है। जल्दी ही उसकी ऊर्जा बढ़ती है और वह डिवाइन सोल्जर स्तर के मध्यम चरण में पहुंच जाता है। इसके साथ ही वह शरीर जो पहले किसी रोबोट जैसा था अब एक इंसान में बदल जाता है जो कि स्वर्ग से उतरे हुए किसी देव जैसा लग रहा था। उसके सर पर एक निशान था और उसकी आंखों में गहराई थी। वह सामने की तरफ देखता है और कहता है, तो तुम कीड़ों ने इस जगह पर आने की हिम्मत पैदा कर ही ली। 10,000 साल पहले भी तुम लोग उल्टे पैर भागे थे और आज भी तुम उल्टे पैर ही भागोगे। इतना कहने के बाद वह बिना किसी भी इंतजार के उन डिवाइन चरण के पुतलों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जब आसपास के योद्धा ये दृश्य देखते हैं तो वे हैरान रह जाते हैं। वे आज समझे थे कि सौर राजवंश और सन अकेडमी में कितना गहरा संबंध है। आसमान में खड़े हुए 3 दिव्य चरण के योद्धा भी थोड़े से हैरान होते हैं, लेकिन अभी वक्त हैरानी का नहीं था। वे तीनों भी आगे बढ़ते हैं और सामने वाली सेना के दिव्य चरण के योद्धाओं पर हमला कर देते हैं। कुशाल जो कि आगे बढ़ रहा था अपने सामने 4 योद्धाओं को देखकर रुक जाता है। वह उन चारों की ओर देखता है और फिर उनके पीछे खड़े वीर की ओर देखता है और कहता है, क्या हुआ डरपोक कहीं के, लड़ने की हिम्मत नहीं बाकी है क्या? उस दिन तो तुम इतनी हिम्मत से मुझसे लड़ रहे थे। विक्रांत जो कि सबसे आगे था कहता है, वीर तुम्हें इसकी बातों से भड़कने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम लोग इसे संभाल लेंगे। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात खत्म कर पाता वीर उन सभी के आगे प्रकट होता है और कहता है, नहीं बड़े भाई, इसके साथ मुझे भी पुराना हिसाब पूरा करना है। आप सभी योजना के अनुसार ही काम करें और मुझ पर भरोसा रखें। मैं इस कीड़े को मसल कर जल्दी ही मदद करने लिए पहुंचता हूं। आर्यन जो कि शांति से अपनी जगह पर खड़ा था सबसे पहले मुड़ता है और जाने से पहले कहता है, मर मत जाना, तुम्हारा और मेरा मुकाबला अभी बाकी है। इतना कहने के बाद वह अपनी सेना के आगे पहुंच जाता है और काफी सारे योद्धाओं को लेकर मैदान में उतर जाता है। वीर के बाकी के साथी उसकी तरफ चिंता भरी नजरों से देखते हैं, लेकिन वे सभी वीर की विश्वास भरी नजरों को देखकर मुस्कुराते हैं और वापस लौट जाते हैं।
दूर कहीं कोने पर सन अकेडमी के योद्धाओं के बीच में खड़ा हुआ शिवा भी इस तरफ देखता है और वह वीर की बहादुरी से प्रभावित हो जाता है। पहले वह बस जलन महसूस कर रहा था, लेकिन अगर दृष्टि को वह पसंद ही नहीं है तो वह जबरदस्ती तो कर नहीं सकता था ना, इसलिए वह हार मान लेता है और अपनी कल्टीवेशन पर ही फोकस करना तय करता है। आज इस मुकाबले में वीर की बहादुरी को देखकर वह प्रभावित हो जाता है। दूसरी ओर वीर, जो कि एक ब्रेक थ्रू के मौके की इतने दिनों से तलाश कर रहा था, आज उसे वह मौका मिल ही गया था। लेकिन आज उसके दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक विचार कौंध रहा था। जहां पर सभी योद्धा अपनी रणनीति के अनुसार एक दूसरे की मदद करते हुए लड़ने वाले थे, वह अकेला इस कुशाल से लड़ना चाहता था। इसके पीछे का एक कारण था। वह अपने पास एक भारी भरकम तलवार को निकालता है और कुशाल की तरफ देखते हुए कहता है, चलो तो अब देखते हैं कि तुम पहले से कितने ज्यादा ताकतवर बन गए हो। इतना कहते हुए वह एम्परर स्तर की तलवारबाजी तकनीक का इस्तेमाल करने लगता है। उसके हर एक हमले के पीछे एक मोमेंटम था, जिस वजह से हर हमले की ताकत में काफी इजाफा हो रहा था। लेकिन कुशाल की नजरों में ये हमला काफी कमजोर लग रहा था। वह अपनी डार्क एनर्जी की मदद से ही इन हमलों को रोक लेता है। इन हमलों के आगे उसे ऐसा लग रहा था मानो कि वह एक बच्चे के साथ खेल रहा हो। वह मुस्कुराता है और कहता है, तुम इन हमलों से मुझे हराने की सोच रहे हो तो फिर बहुत ही नादान हो तुम। अगर तुम मुझे हराना चाहते हो तो तुम्हें कम से कम उस वक्त जैसा हमला तो करना ही होगा। वीर यह सुनता है तो मुस्कुराता है और कहता है, मुझे डर है कि मैंने वो हमला किया तो इस बार तुम्हारी राख भी नहीं बचेगी। वीर की घमंड भरी आवाज को सुनकर वह स्वाभाविक रूप से नाराज हो जाता है। वह गुस्से में अपनी तलवार को बाहर निकालता है, जो कि बिल्कुल ही खूनी रंग की थी, मानो उससे अभी खून गिरने लगेगा और उससे एक रक्त ऊर्जा महसूस की जा सकती थी। जब वीर उसे देखता है तो वह समझ जाता है कि वह तलवार कोई भी साधारण हथियार नहीं है। वह भी मजाक छोड़कर गंभीर हो जाता है और अपनी तलवार को हवा में घुमाते हुए आसपास से ऊर्जा एकत्रित करने लगता है। जल्दी ही स्वॉर्ड लाइट, जो कि तलवारबाजी का दूसरा चरण है, उसकी तलवार पर संगठित हो जाती है और वह उसकी मदद से मोमेंटम ऊर्जा का फायदा उठाते हुए हमला कर देता है। इस हमले के पीछे का बल कम दिख रहा था, लेकिन जैसे ही कुशाल इस हमले को हल्के में लेकर इसके संपर्क में आता है, वह खतरा महसूस करता है और उसके हाथ पर एक कट लग जाता है। इस जगह से बिल्कुल काला खून बहने लगता है। ये देखकर वह बहुत ही गुस्सा हो जाता है। वह गुस्से में वीर की तरफ देखता है और कहता है, तुमने अब मुझे गुस्सा कर दिया है। अब मैं इस बात को और आगे नहीं बढ़ाने वाला हूँ। इतना कहने के साथ ही वह अपनी तलवार को हवा में उठाता है और फिर तेजी से आगे बढ़ता है। उसने एक खास तकनीक का इस्तेमाल किया था, जिस वजह से उसकी गति बहुत ही बढ़ जाती है। वह पलक झपकते ही वीर के पास प्रकट होता है और अपनी तलवार को घुमाता है। वीर इस हमले को महसूस कर लेता है और तुरंत अपनी भारी भरकम तलवार से इस हमले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस हमले का बाद का प्रभाव उसको दूर फेंक देता है। जब वह हवा में पीछे हट रहा था, तभी कुशाल उसके पीछे फिर से प्रकट होता है और उस पर तलवार से हमला करता है। वीर इस बार अपनी जगह पर रुकता है और कोई भी हमला नहीं करता है। कुशाल को लगता है कि वीर ने शायद हार मान ली है और वह अब अपनी मौत को स्वीकार करने जा रहा है, लेकिन तभी उसकी तलवार पता नहीं क्यों बिना किसी भी दबाव के आगे ही नहीं बढ़ पा रही थी। उसकी पूरी ताकत लग रही थी, लेकिन तलवार पर मानो कोई भी असर न हो रहा हो। वीर कुशाल के इस भटकाव का फायदा उठाता है और अपनी तलवार से उस पर हमला कर देता है। लेकिन कुशाल एक एम्परर स्तर का योद्धा था, इसलिए वह आसानी से इस हमले से बच जाता है। वह पिछली वाली घटना से हल्का सा हैरान था। कुछ देर तक सोच के बाद वह कहता है, तो तुमने भी एक डोमेन विकसित कर लिया है, लेकिन इत्तेफाक की बात है मेरा भी एक डोमेन है। वह इतना कहता है और डार्क वर्ल्ड, ऐसा कहने के तुरंत बाद उसके चारों ओर एक गहरे काले रंग का गोला फैल जाता है, जो कि वीर को भी अपनी चपेट में ले लेता है। वीर भी तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए इन्फिनिट एक्सपेंशन कहता है और अपने डोमेन को भी एक्टिवेट कर देता है। उसके ऐसा करते ही वह काला धुआं उसके करीब आकर रुक जाता है और उसे छू नहीं पाता है। ये देखकर कुशाल भी हैरान हो जाता है, लेकिन इस वक्त एक आवाज आती है जो कि उसे और भी हैरान कर देती है। अभी तक हमने जाना कि कुशाल ने भी अपना डोमेन रिलीज कर दिया था, जिससे बचने के लिए वीर भी अपने नव विकसित डोमेन को पूरी ताकत के साथ रिलीज कर देता है। जब वे दोनों आपस में टकराते हैं तो वीर अपने ऊपर बहुत ही दबाव महसूस करता है। उसने जो डोमेन विकसित किया था वह पूरी तरह से मानसिक क्षमता पर निर्भर करता है। उसने पिछले 15 सालों से साधना के द्वारा अपनी मानसिक क्षमता को काफी विकसित कर लिया था। इस वजह से वह आसानी से इस डोमेन को काफी देर तक काबू कर सकता था, लेकिन सामने वाले डोमेन के दबाव की वजह से वह परेशानी में था। इसी बीच वह तय करता है कि उस आखिरी रस्सी को काटा जाए और पूरी तरह से अगले स्तर में प्रवेश किया जाए। इतना सोचते ही उसने अपनी आंखें बंद की और अपना पूरा ध्यान अपनी मार्शल सोल और महायोद्धा काया पर केंद्रित किया। उसने अपना योद्धा शरीर पहले ही परफेक्ट कर लिया था, इसलिए अब वह बिना किसी भी चिंता के अगले स्तर पर जा सकता था। दूसरी ओर कुशाल जब वीर को संघर्ष करता हुआ देखता है तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वह कहता है,
तुम पिद्दी कहीं के, अगर उस वक्त एल्डर्स ना आए होते तो मैं तुम्हें उसी वक्त मार देता। लेकिन तुम उस वक्त अपनी किस्मत की वजह से बच गए, लेकिन आज नहीं। आज तुम कीड़े की तरह मसल दिए जाओगे। तुम कब तक मेरे इस डोमेन से बचोगे? जल्दी ही तुम मेरे लिए एक पोषक तत्व बनकर मेरी ताकत में इजाफा। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, वह आसमान से एक गर्जन को सुनता है, जो कि मामूली गर्जन नहीं थी। एक साथ सभी योद्धाओं का ध्यान, जो कि इस निम्न युद्ध में लड़ रहे थे, इस गर्जन पर जाता है। सभी आसमान की तरफ देखते हैं और पाते हैं कि उस काले से गोले जिसमें वीर और कुशाल लड़ रहे थे को केंद्र मानते हुए आसमान में एक बवंडर बनने लगता है और बहुत ही काले काले बादल एकत्रित होने लगे हैं। ये सारे बादल गर्जन के साथ संघनित होने लगते हैं और उनमें हल्की सी बिजली की चमक भी पैदा हो जाती है। जल्दी ही चारों ओर एक आभा फैल जाती है। सभी योद्धा इस आभा को महसूस कर तुरंत समझ जाते हैं। उनमें से कोई भी मामूली योद्धा तो था नहीं। वे सभी के सभी प्रसिद्ध अकेडमीज और राजवंशों के शाही परिवारों के प्रतिभाशाली योद्धा थे। वे सभी के सभी इस आभा से ही पहचान जाते हैं कि कोई ब्रेक थ्रू करने वाला है। सभी का ध्यान कुशाल और वीर की लड़ाई वाली जगह पर जाता है और वे तुरंत समझ जाते हैं कि वीर ब्रेक थ्रू करने वाला है। दूर खड़ा विक्रांत ये देखकर मुस्कुरा देता है और कहता है, ये वीर बहुत ही चालाक है, लेकिन मैं बस यही चाहता हूँ कि उसने ये शुरू तो कर दिया है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि अब वह इस चीज से सफलतापूर्वक बाहर भी आ जाए। स्वर्गीय परीक्षा कोई मजाक नहीं है जो कि किसी भी स्थिति में बुला ली जाए। बहुत से योद्धा इस स्थिति से गुजरने के लिए बहुत सी तैयारियां भी करते हैं और तब जाकर स्वर्गीय परीक्षा को पार करने की हिम्मत करते हैं, लेकिन यहाँ पर वीर ने लापरवाही से युद्ध के बीच में स्वर्गीय परीक्षा को आकर्षित कर लिया है। अगर कोई भी ताकतवर योद्धा आकर स्वर्गीय परीक्षा में हस्तक्षेप करता है तो परिणाम और भी खराब हो सकता है, क्योंकि इससे स्वर्गीय सीमाएं नाराज हो जाती हैं और फिर उनका अगला कदम क्या होगा, ये आज तक किसी ने कोशिश करके नहीं देखा है। बहरहाल कुशाल भी आसमान की तरफ देखता है और उसके चेहरे पर काफी गंभीर भाव आ जाते हैं। वह गुस्से में वीर की तरफ देखता है और पीछे हटने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इस वक्त वीर अपनी आंखों को खोलता है। दूसरी ओर एक आकाशीय क्षेत्र में, जहां पर चारों ओर बहुत से क्षुद्रग्रह भटक रहे थे और दूर खगोलीय पिंड दिख रहे थे। इस क्षेत्र में दो धुएं जैसी आकृतियां एक दूसरे की तरफ देख रही थी। एक पूरी तरह से काले रंग की थी और उसका आकार बहुत ही बदसूरत था, तो दूसरी आकृति एक सफेद रंग के ठंडे बर्फ के समान कमल जैसी आकृति पर बैठा हुआ एक बूढ़ा आदमी था। वह काला साया कहता है, ओए सेन, तूने सोचा भी नहीं होगा ना कि मैं जिंदा बच जाऊंगा, लेकिन मैं जिंदा बच गया और मेरा शिष्य भी कम नहीं है। उसकी काया दिव्य डेविल काया है, जो कि पूरे के पूरे डेविल वर्ल्ड पर राज करने के लिए पैदा होती है। इसी से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि मेरा छात्र कितना काबिल है। तुम्हारा छात्र मैंने देखा था, उसकी किस्मत भी साफ लकीरों से नहीं लिखी गई है। गॉडफादर जब ये सुनते हैं तो वे गुस्सा होने के बजाय एक मुस्कान के साथ कहते हैं, इतना घुमा क्या रहा है डेविलिस, सीधा बता दे कि तू अपनी उस तकनीक की मदद से भी मेरे शिष्य की भाग्य रेखाओं को नहीं देख पाया। मुझे अपने शिष्य के बारे में तुझसे बात भी नहीं करनी है। मैं यहाँ पर तुझसे पुराना हिसाब पूरा करने के लिए आया हूँ और आज तुम्हारी आत्मा का ये बचा हुआ हिस्सा मेरे हाथों मरने वाला है। जब मैंने अपने आप को विस्फोट किया था तब मैंने तुम दोनों के बचने की तो सोच रखी थी, लेकिन अपने बचने की नहीं सोची थी। फिर भी मैं बच गया, तो तुम्हें क्यों लगता है कि मैंने यह नहीं सोचा होगा कि तुम दोनों भी बच जाओगे? तुम्हें लगता है कि अगर उस दिन तुम मुझसे वो पत्रिका चुरा लेते तो तुम आकाशीय चरण में प्रवेश कर जाते और सुप्रीम हॉल पर शासन कर पाते। तुम बहुत ही गलत सोच रहे हो। जिससे तुमने हाथ मिलाया था ना, वह मेरे साथ 20 सालों से रहा है और मैं जानता हूँ कि वह कितना महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। अगर उसने तुमसे हाथ मिलाना चुना होगा ना, तो उसने पहले ही तुम्हें रास्ते से साफ करना तय कर लिया होगा और रास्ता भी सोच रखा होगा। खैर, तुम्हारा जिंदा रहना इस दुनिया पर बस बोझ के समान है, इसलिए आज मैं इस बोझ को हटाने जा रहा हूँ। जब वह सामने वाला व्यक्ति यह सुनता है तो उसके भाव बदलने लगते हैं। उसके मन में गुस्सा और पछतावा दोनों ही चीजें पैदा होने लगती हैं। वह साथ ही बहुत ही चिढ़ भी रहा था। उसने इस कमीने के भाई पर यकीन किया। उस वक्त उसे ध्यान से याद आ रहा था कि कमीना साला शुरुआत से ही गॉडफादर से दूर जाकर खड़ा हो गया था। ऐसा तभी संभव था जब उसे पता हो कि गॉडफादर यह रास्ता अपनाने वाला है। और उससे आखिरी पल में धक्का भी उसी ने दिया था। वह ये सोचते हुए और भी गुस्सा हो जाता है। वह गुस्से में चीखता है और अपनी सारी ऊर्जा को रिलीज कर देता है। वह अपने पास से एक तरह की रस्सी को निकालता है जो कि गुलाबी और काले रंग की थी। वह अपना सारा गुस्सा अब अपने सामने खड़े इस गॉडफादर पर निकालने वाला था। वहीं पर गॉडफादर के भाव पूरी तरह से सामान्य थे और वह किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। वे सामने वाले के हमले का इंतजार करने लगते हैं। एक अन्य आकाशीय क्षेत्र में 8 डिवाइन सोल्जर चरण के योद्धा एक ही योद्धा से लड़ रहे थे। ये योद्धा और कोई नहीं बल्कि वह कठपुतली था जो कि सौर राजवंश से आया था। वहीं पर जब यह 9 सिंहासनों की ताकत से मिल जाता है तो उसकी ताकत बहुत ही बढ़ जाती है और वह अकेले ही इन सारे के सारे डिवाइन चरण के पुतलों से लड़ सकता था।
वह बड़ी आसानी से उनका सामना कर रहा था और उन्हें क्षति पहुंचा रहा था। ये लो मेरा घुमराइन पंच। वह पुतला आवाज निकालता है और 360 डिग्री तक घूमने के बाद एक पुतले में पंच जड़ देता है। ऐसा होते ही वह सामने वाला पुतला पूरी तरह से टुकड़ों में टूट जाता है और उसमें से काला धुआं निकलता है। सन एकेडमी के 9 सिंहासनों की ताकत से मिलने के बाद वह पुतला केवल एक पुतला नहीं रहा था, बल्कि एक असली इंसानी योद्धा की तरह हो गया था। यह एक बहुत ही प्राचीन विधि है जो कि समय की मारना सहन करते हुए खो चुकी है। इस विधि को तो कोई भी नहीं जानता है, लेकिन एक पुरा शिष्य सन एकेडमी और सौर राजवंश के संस्थापक दोनों भाइयों को यह पुतला जरूर मिला था। उन्होंने इस पुतले के भीतर की आत्मा के रूप में उन 9 सिंहासनों को चुना जो कि उन्हें सन एकेडमी वाली दिव्य भूमि पर मिले थे। एक और आकाशीय क्षेत्र में तीनों बूढ़े आदमी आपस में किसी तरह का मंत्र पढ़ रहे थे और उस डिवाइन जनरल स्तर के पुतले के चारों ओर एक तरह की फॉर्मेशन बना रहे थे। इस फॉर्मेशन के ठीक बीचों बीच रस्सियों में एक पुतला बंधा हुआ था। ये किसी भी तरह की हलचल नहीं कर पा रहा था। वह कुछ समय लगाकर उन रस्सियों को तोड़ता, लेकिन तुरंत दूसरी रस्सी आकर उसे बांध देती। वे सभी जिस फॉर्मेशन को बना रहे थे उससे आसमान में ठीक पुतले के सिर के ऊपर ऊर्जा केंद्रित हो रही थी और वह एक तरह के भाले के रूप में अपना आकार ले रही थी। बाहरी मैदान में, जहां पर महाराज स्तर के योद्धाओं के बीच में भी कड़ा मुकाबला चल रहा था, वे सारे के सारे योद्धा आसपास घूमते हुए लड़ते रहे थे ताकि डेविल्स की सेना को जितना हो सके नुकसान पहुंचा सके। सभी के सभी अपने अपने समय के प्रतिभाशाली योद्धा थे और उनमें से हर कोई अपने स्तर से ऊपर लड़ने की काबिलियत रखता था। इस वजह से उनमें से हर एक सामने वाले पर हावी पड़ रहा था, लेकिन उन्होंने डेविल्स के रास्तों को शायद हल्के में ले लिया था। जैसे जैसे वे डेविल्स के छोटे सिपाहियों को मारते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे, उनकी नजरों से छिपते हुए एक काले रंग की तरल ऊर्जा उन महाराज स्तर के योद्धाओं के शरीर में प्रवेश कर रही थी। उन 8 डेविल महाराज स्तर के योद्धाओं में एक अचानक से एक विस्फोट के साथ उभरता है और एक महाराज स्तर के बुरे आदमी पर हमला करता है। वह योद्धा पहले से उस योद्धा को अपने दबाव में बनाए हुए रखा था। जब वह अचानक से उसे इतनी ताकत से हमला करते हुए देखता है तो वह स्तब्ध रह जाता है। वह अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन वह उसके पंजे को नहीं रोक पाता है और उसका पंजा उस बूढ़े आदमी के बाएं हिस्से के कलेजे को चीरता हुआ बाहर निकल जाता है। जब वह बूढ़ा आदमी पाता है कि अब वह नहीं बच पाएगा तो वह पीछे खड़े अपने साथियों की तरफ देखता है और कहता है, साथियों, अगले जन्म में मिलता हूँ। बस इतना कहने के बाद वह अपने ऊपर किसी तरह की मुद्रा को एक्टिवेट करता है। इसे देखकर वह महाराज स्तर का योद्धा भी हैरान रह जाता है और तुरंत अपने हाथ को वापस खींचने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ को उस बूढ़े आदमी ने कसकर पकड़ रखा था। वह गुस्से में बूढ़े आदमी से कहता है, कमीने इंसान कहीं के, छोड़ मुझे, तुझे मरना है तो मर। इतना कहने के बाद वह पूरी कोशिश करता है अपना हाथ छुड़ाने के लिए। जब तक वह अपना हाथ छुड़ा पाता है तब तक बूम, एक जोरदार धमाका होता है और चारों ओर एक ऊर्जा की लहर फैल जाती है। इस लहर की चपेट में कई सारे डेविल सेना के सिपाही आते हैं और वे तुरंत राख में बदल जाते हैं। जब बाकी के महाराज स्तर के योद्धा अपने एक साथी को मरता हुआ देखते हैं तो उनके चेहरे पर गुस्सैल भाव साफ देखे जा सकते थे। वे इस वक्त 200 साल से ऊपर तकते थे और पिछले 200 सालों से वे साथ में ही थे। अचानक से अपने एक साथी को अलविदा कहते हुए देखकर उनका गुस्सा होना तो जायज था। वे सभी के सभी गुस्से में उन डेविल्स की तरफ देखते हैं। वे गुस्से थे, लेकिन इस बीच उन्होंने अपनी इंद्रियों को नहीं खोया था। उन्हें अपने मरे हुए भाई का आखिरी संदेश याद था। मरने से पहले उनके भाई ने उन्हें इशारा किया था कि इस सेना को आम तरीके से नहीं मारना है। इस वजह से उनकी ऊर्जा इन महाराज स्तर के योद्धाओं को मिल रही है। उनके भाई ने मरते हुए उन्हें उस सेना को खत्म करने का तरीका बता दिया था। अब वे अपने भाई की कुर्बानी को जाया तो नहीं जाने दे सकते थे। इस वजह से वे अब ध्यान से और अपनी अग्नि ऊर्जा का उपयोग कर ही उन्हें मारना शुरू करते हैं। वे ये निर्धारित करते हुए ही मारते हैं कि सामने वाला पूरी तरह से राख में बदल जाए। इस वजह से अब वे डेविल महाराज स्तर के योद्धा भी थोड़ी सी घबराहट में आ जाते हैं। वापस से वीर और कुशाल के युद्ध मैदान पर आते हैं तो वहाँ पर विक्रांत और आर्यन तेजी से सभी डेविल सैनिकों को मारना शुरू कर चुके थे। वे इस तरह से मार रहे थे कि उनका पूरा वजूद ही जगह से मिट रहा था। विक्रांत का स्वॉर्ड इंटेंट एक एक सैनिक को इतने टुकड़ों में काट रहा था कि वे सभी अपने आप को महसूस ही नहीं कर पा रहे थे। हिमानी अपनी बर्फीली ऊर्जा की मदद से न सिर्फ उन सैनिकों को खत्म कर रही थी बल्कि अन्य साथियों की मदद भी कर रही थी। अली और शेररुद्र की खतरनाक जोड़ी बन गई थी जो कि हर एक डेविल को कुचलते हुए पूरे मैदान में घूम रही थी। रणवीर, रघुवीर और अन्य योद्धा भी मिलकर सभी को मारने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे थे। इंसानी और डेविल योद्धाओं की दुश्मनी को आखिर किसी को बताने की जरूरत नहीं है। डाकू राजवंश के योद्धाओं ने तो एक वृत्त भी बना लिया था जो कि सारे डेविल्स को घेर कर मार रहा था। दृष्टि की तलवार, वैशाली की मार्शल सॉल और तलवारबाजी और रीना का वह चक्र पूरे के पूरे मैदान में घूमता हुआ सफाया करता जा रहा था। कुल मिलाकर अभी तक तो ये युद्ध हमारे योद्धाओं के पक्ष में था, लेकिन क्या यह आगे भी रहेगा? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर गॉड लेवल योद्धा।
आकाशीय क्षेत्र में गॉडफादर और उस इविल हॉल के पैलेस लॉर्ड के बीच जोरदार युद्ध चल रहा था, जिसमें गॉडफादर बड़ी ही आसानी से उस काले साए को हरा रहे थे। उन्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ रही थी। ये देखकर वह काला साया भी हैरान हो जाता है। जब से वह वापस से अपनी पसंदीदा उस काली ऊर्जा को कल्टीवेट करने लगा था, तब से उसके अंदर आत्मविश्वास था कि वह आसानी से किसी भी डिवाइन जनरल स्तर के योद्धा को हरा सकता है। जब वह गॉडफादर को देखता है तो उसे लगा था कि गॉडफादर को हराना उतना आसान भी नहीं होगा, लेकिन उसकी भी आदत है कि वह बिना पूरे भरोसे के अपनी जान को खतरे में नहीं डालता है। उसने एक फाइनल अटैक बचाकर रखा था, जो कि खास गॉडफादर के लिए ही था। उसने जब महसूस किया था कि गॉडफादर जिंदा है, तभी उसने तय कर लिया था कि उसका वह खजाना गॉडफादर को मारने के लिए ही इस्तेमाल होगा। इस वजह से वह मुस्कान के साथ कहता है, तुम्हें पता है गॉडफादर, तुम्हारा असली नाम तुम्हारे भाई के अलावा केवल मुझे ही पता है, और मुझे ये भी पता है कि तुम कहाँ से हो। तुम्हारा ओरिजिन बहुत ही असाधारण है, लेकिन फिर भी तब मैं तुम पर हमला करने के लिए क्यों तैयार हो गया। गॉडफादर जब ये सुनता है तो वह भी दंग रह जाता है। उसके ओरिजिन के बारे में छोड़ उसके भाई को किसी को भी नहीं पता था। उसके भाई ने सामने वाले को अगर बता दिया था तो भी सामने वाले ने उस पर हमला करने की हिम्मत की, ये उसकी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह थोड़ी सी जिज्ञासु नजरों से उस काले साए की तरफ देखता है। वह काला साया हंसता है और कहता है, क्योंकि तुम्हारे भाई ने जो चीज मेरे हवाले की थी वह और कोई नहीं ब्लैक लोट्स था। कालवर्णी कमल तुम्हारे यहाँ की भाषा में। अब इतना तो तुम्हें याद ही होगा ना, ये क्या चीज है। जब गॉडफादर यह सुनता है तो वह स्तब्ध रह जाता है। वह फिर गुस्से में कहता है, उस कमीने ने उस जैसी खतरनाक चीज को भी तुम्हारे हवाले कर दिया। लेकिन जब वह कुछ देर के लिए सोचता है तो वह और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसे अपने भाई की आदत के बारे में अच्छी तरह से पता था। अगर वह उस चीज को इस व्यक्ति के हवाले कर रहा है तो उसने जरूर पहले से ही इस चीज को उसके खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकने की व्यवस्था कर ली होगी। आखिर ऐसा क्या था जो कि उसका वह मुंह बोला भाई उससे छुपा रहा था, और वह किस स्तर पर पहुंच गया था। अक्सर गॉडफादर भरोसे की वजह से अपने भाई पर ज्यादा नजर नहीं रखता था, लेकिन अब उसे उसकी पिछली जिंदगी की सारी हरकतों पर शक होने लगा था। वह तय करता है कि उसे अभी अपनी पहचान को उजागर नहीं करना है। भले ही वह सभी के सामने आ गया हो, लेकिन उसकी पहचान किसी के भी सामने नहीं आई है। वह अपने हाथ को लहराता है और तुरंत उनके आसपास का आकाश बदलता है। उसके पास से एक सुनहरे रंग की अंगूठी निकलती है और वह अंगूठी आसपास के वातावरण को शील कर देती है। गॉडफादर एक आन भरता है और कहता है, गधे, उसने तुम्हें ये कालवर्णी कमल इसलिए दिया था क्योंकि उसे पता था कि हम दोनों अगर उस विस्फोट से नहीं मरे तो हम दोनों ही उसके लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। जैसे ही तुमने ये कालवर्णी पुष्प बाहर निकाला, उसे तुम्हारे बारे में पता चल गया होगा कि तुम अभी भी जिंदा हो। जब वह काला साया ये सुनता है तो वह हैरान रह जाता है, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वह कहता है, भले ही उसे मेरे बारे में पता चल गया हो, लेकिन तुम ये मत भूलो कि केवल सुप्रीम हॉल ही एकमात्र संस्था नहीं है जो कि इतनी ताकतवर है। इसके अलावा भी हैं। मैंने अपनी व्यवस्था कर ली है, तुम अपनी सोचो। इतना कहने के तुरंत बाद वह अपने पास से एक कमल को बाहर निकालता है। ये कमल पूरी तरह से काले रंग का था और इसमें से एक काले रंग की बिजली चारों ओर निकल रही थी। वह साया अपनी ऊर्जा को उस कमल में स्थानांतरित करता है और जैसे ही वह ये करता है उस कमल का आकार बढ़ने लगता है। वह कमल धीरे धीरे 10 फुट का, फिर 20 फुट का और अंत में 50 फुट का हो जाता है। इसके चारों ओर एक अजीब काले रंग की बिजली चमक रही थी। जब ये पुष्प अपने ऊपरी चरण पर पहुंच जाता है तब वह साया अपनी जगह से गायब होता है और इस पुष्प के ऊपर प्रकट होता है। वह कहता है, आज तुम पक्के पर मरोगे मेरे पुराने दोस्त। चिंता मत करो, मैं जल्दी ही उस व्यक्ति को भी मार दूंगा और तुम्हारी मौत का बदला लूंगा। जब गॉडफादर यह सुनता है तो वह मुस्कुराता है और कहता है, तुम उसे मारोगे? तुम शायद उसे हल्के में ले रहे हो। उसने मुझे धोखा दे दिया, जिसने सातों सुप्रीम, तीनों देवताओं और महादेव तक को पीछे हटने पर मजबूर किया था। उस तक तो बाद में जाना, पहले तुम मेरा ही सामना कर लो। इतना कहने के बाद वह अपना हाथ लहराता है और एक अंगूठी को बाहर निकालता है। यह अंगूठी एक सुनहरी चमक के साथ चमकती है और चारों ओर एक सुनहरी चमक फैल जाती है। जब वह आदमी यह अंगूठी देखता है तो वह बुरी तरह से कांप जाता है। वह कहता है, यह क्या चीज है? इसने इतनी आसानी से ब्लैक थंडर को कैसे रोक दिया? मैं नहीं मानता कि यह सच है, ये जरूरी कोई छलावा है। गॉडफादर यह सुनता है तो वह अपना माथा हिलाता है और कहता है, तुम्हें पता है वीर, मैं तुम्हें कभी भी गंभीर क्यों नहीं लेता था, क्योंकि तुम बहुत ही बचकाने हो। तुम्हें मैं कभी भी खत्म कर सकता था। तुम्हें कभी भी समझ ही नहीं आया कि उस व्यक्ति का मुझे धोखा देने का मकसद कभी भी वह वाइटल मेथड नहीं था। जब वह व्यक्ति यह सुनता है तो वह भी हैरान रह जाता है। अगर वह मेथड नहीं था तो शायद से सुप्रीम हॉल होगा, लेकिन उसके मन में इस वक्त उस अंगूठी को देखकर अजीब से भाव जागृत हो रहे थे। वह चाहकर भी उस अंगूठी से नजर नहीं हटा पा रहा था। उसके मन में एक डर पनप रहा था। गॉडफादर उसके मन के डर को भांप लेते हैं और कहते हैं, हाँ तुम सही सोच रहे हो।
उसका मकसद ये ब्रह्मांडीय चक्र का अंगूठी ही थी। ये पूरे के पूरे ब्रह्मांड में केवल 5 ही हैं। इनके बारे में किसी को भी ज्यादा नहीं पता है। मुझे शुरुआत में बहुत सी प्राचीन चीजों को इकट्ठा करने का शौक था और इसी शौक के चलते मैंने इन 5 में 4 अंगूठियों को एकत्रित कर लिया था। लेकिन बाद में जब मैं एक बहुत ही विशाल पुराशिश में भ्रमण करने के लिए गया था, तब मुझे एक दस्तावेज मिला था जिसमें इन अंगूठियों के बारे में लिखा था। उस वक्त वह मेरे साथ था। इन 5 में से एक अंगूठी उसके पास है और बाकी की 4 मेरे पास थी। वह मुझे मारना चाहता था क्योंकि वह इन अंगूठियों को हथियाना चाहता था। इन अंगूठी की ताकत के आगे तुम्हारा ये कालवर्णी कमल और तुम्हारा पूरा का पूरा इविल हॉल भी कुछ नहीं है। वह इतना कहता है और अपना हाथ लहराता है। ऐसा करते ही एक सुनहरे रंग का स्लैश अटैक होता है और वह सीधा जाकर उस कमल पर लगता है। एक ही बार में वह कमल पूरी तरह से तबाह हो जाता है और अपनी मूल अवस्था में वापस लौट आता है। वह साया भी वापस से अपनी जगह पर आ जाता है और अब उस साए के आर पार भी देखा जा सकता था। वह उस कमल की ओर देखता है और फिर गॉडफादर की ओर देखता है। वह पूछे बिना नहीं रह पाता है, तो क्या उसने उन अंगूठियों को हासिल कर लिया था? गॉडफादर यह सुनता है और हंसने लगता है। वह कहता है, तुम्हें क्यों लगता है कि वह उस वक्त क्यों चीख रहा था? क्योंकि उसे कोई भी अंगूठी नहीं मिली थी। उसके पास वक्त केवल त्रिशूल आकार की एक रिंग थी जिसका नाम रिंग ऑफ डिस्ट्रक्शन है। बाकी की 4 अंगूठियों को मैं पहले ही छुपा चुका था और उनमें से एक अंगूठी ये है। चलो अब बहुत ही टाइम पास हो गया, अब तुम आराम कर सकते हो। गॉडफादर इतना कहते हैं और अपना हाथ लहराते हैं। उस अंगूठी से फिर से एक ऊर्जा निकलती है और वह सीधा सामने मौजूद काले साए को निगल जाती है। पीछे बस एक चीख ही रह जाती है। इस अंगूठी का नाम रिंग ऑफ सॉल था। चूंकि गॉडफादर एक एल्केमिस्ट और सेकेंडरी कामों में दिलचस्पी रखते थे, इस वजह से उन्हें आत्मीय कल्टीवेशन की बहुत ही जरूरत पड़ती थी। इसी कारण उन्होंने इसी अंगूठी को अपने पास रखा और बाकी की अंगूठियों को छुपा दिया था। यह उनके अपने भाई से नहीं था, बल्कि वह राज छोटा मोटा नहीं था, बल्कि बहुत ही बड़ा था। कम से कम उनका सुप्रीम हॉल इतने खतरनाक खजाने के नहीं सकता था। एक बार अगर ये खबर बाहर पहुंचती तो उनका सुप्रीम हॉल आंधी में किसी रेत के कण की तरह उड़ जाता। उनका ये फैसला बहुत ही फायदेमंद रहा और जब वे आत्मविस्फोटित हुए तब इसी अंगूठी ने उनकी जान बचा ली। अब जब वे उस व्यक्ति की आत्मा को अवशोषित करते हैं तो वे तुरंत अपनी पहले वाली अवस्था में पहुंच जाते हैं। अब दृश्य बदलता है और हम देखते हैं एक बहुत ही विशालकाय टापू जो कि पूरी तरह से सफेद रंग का था और स्पिरिट ग्रह के बाहर मौजूद एक उपग्रह पर मौजूद था। उस पर भिन्न भिन्न रंग के बहुत से सुंदर पर्वत और महल बने हुए थे। नदियों का पानी वहां से गिर रहा था और सीधा अनंत आकाश की ओर बह रहा था। इस टापू के ठीक बाहर एक विशालकाय दरवाजा था जिसके ऊपर लिखा हुआ था सुप्रीम हॉल। इसके मध्य में मौजूद महल के बीच जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। बड़े भाई, आखिरकार तुम्हारा पता चल ही गया। तुम अभी भी जिंदे हो, मतलब मैं अभी भी उस जगह पर पहुंच सकता हूं। बड़े भाई, तुमने मुझे बहुत ही इंतजार कराया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें आरामदायक मौत दूंगा और तुम्हारा स्वागत करूंगा। यह एक मध्यम आयु का इंसान था जिसकी त्वचा अभी भी पूरी तरह से अपनी जवान अवस्था में थी। ये दिखने में भी सुंदर था, बस आंखों पर एक तरह का चश्मा पहना हुआ था जो कि अजीब सा दिख रहा था। वह अपने सामने की ओर देखता है और 2 काले कपड़े पहने हुए गार्ड्स प्रकट होते हैं। वह कहता है, जाओ जाकर सभी डेविल और इंसानों के युद्ध की जानकारी मुझ तक पहुंचाओ। वापस से स्पिरिट वर्ल्ड में युद्ध मैदान पर सभी के सभी योद्धा आसमान की ओर निहार रहे थे। वे लड़ते हुए ऊपर की ओर देखना नहीं भूलते हैं। उन्होंने पहले ही उस जगह से अपने आप को पीछे कर लिया था। खुशाल भी अब तक पीछे हट गया था, लेकिन वीर का डोमेन उस पर लॉक हो गया था और वीर ने विपरीत तकनीक का उपयोग कर उसकी गति को शील कर दिया था। वैसे भी एम्परर स्तर पर पहुंचने के बाद उसकी मानसिक क्षमता वापस से ऊपरी स्तर पर आ गई थी। जल्दी ही आसमान काले बादलों से भर जाता है और उसमें गर्जन होती है। वीर भी अपने आंखों को खोलता है और अपने शरीर पर स्काई फ्लैम्स को एक्टिवेट कर देता है, जिससे वह काला धुआं पूरी तरह से हट जाता है। वह खुशाल की तरफ देखता है। मेरे साथ स्वर्गीय परीक्षा में जाने के बारे में कैसा ख्याल है भाई? वह इतना कहता है और अपने पास मौजूद तलवार को वापस रख लेता है। वह अपने इंपीरियल स्तर के भाले को बाहर निकालता है और उसे हिलाता है। उसके ऐसा करते ही एक बहुत ही ताकतवर स्पीयर इंटेंट चारों ओर फैल जाता है, लेकिन इसमें कुछ खास बात थी जो कि सभी को कंपन करने पर मजबूर कर रही थी। जब विक्रांत दूर से यह महसूस करता है तो वह बुरी तरह हैरान हो जाता है। आर्यन, जो कि अपने फिस्ट इंटेंट का इस्तेमाल कर लड़ रहा था, इस तरफ देखता है और उसकी नजरों में भी हैरानी थी। वीर ने अभी जिस ऊर्जा को अनजाने में रिलीज किया था वह कोई मामूली ऊर्जा नहीं थी। उससे विक्रांत को पता लग गया था कि यह वीर की हथियार कल्टीवेशन में अगले स्तर पर पहुंचने की ऊर्जा है। वीर ने इसी के साथ स्पीयर हेयर को कल्टीवेट कर लिया था। खुशाल भी यह महसूस कर लेता है। वह यह महसूस कर तुरंत बहुत ही गुस्सा हो जाता है। वह चिल्लाते हुए कहता है, तुम हर बार इस तरह से आगे कैसे निकल जाते हो? मैं सबसे प्रतिभाशाली योद्धा हूँ, मैं ही हूँ सबसे ताकतवर।
आज चाहे तुम जो कर लो लेकिन तुम मेरे हाथों से ही मरोगे। वीर उसकी बात को सुनकर मुस्कुराता है और कुछ भी नहीं कहता है। वह बस अपने भाले को हवा में लहराता है और एक हवा निकलती है जो कि इतनी तेजी थी कि कुशाल प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाता है। वह एक ही पल में अपने गाल पर ठंड को महसूस करता है। जब वह वहां पर हाथ रखता है तो पाता है कि वहां से खून बहने लगा है। वह घाव छोटा मोटा था और कुछ ही पल में भर जाता है, लेकिन इस बात से वह बहुत ही गुस्सा हो गया था। वह गुस्से में अपने पास मौजूद उस लाल तलवार को नीचे की तरफ मारता है। उसके इस हमले से आकाश फट जाता है और उसमें वह तलवार घुस जाती है। जल्दी ही कुशाल के चारों ओर एक लाल रंग की ऊर्जा निकलने लगती है और उसके चारों ओर एक आर्मर संघनित होने लगता है। यह आर्मर काले रंग का नहीं था बल्कि गहरे लाल रंग था। साथ ही उसकी ऊर्जा का रंग भी बदलकर लाल हो जाता है। यह उस वाली ऊर्जा से बहुत ही खतरनाक ऊर्जा था। उस ऊर्जा में बहुत सी अशुद्धियां थी, तो ये ऊर्जा पूरी तरह से शुद्ध थी। ऐसा करने के बाद वह तेजी से अपने कदम आगे बढ़ाता है और वीर की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन इस वक्त उसके भाव अचानक से परिवर्तित होते हैं और वह तुरंत अपनी गति को रोककर वापस पीछे आता है। आसमान से एक बिजली का धागा जो कि पूरी तरह से सफेद रंग का था उसकी जगह पर गिरता है। भाग्य से वह पीछे हट गया था। वहीं पर एक और धागा जो कि सीधा वीर पर गिरता है, लेकिन वीर उससे बचने की कोशिश नहीं करता है। अगर इस जैसे बिजली के धागे से भी वह बचने लगा तो उसकी महायोद्धा काया पर धिक्कार था। तो क्या था उन 5 अंगूठियों का राज? क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए सुपर गॉड लेवल योद्धा। वीर आसमान में खड़ा हुआ बिजली के वार को अपने शरीर पर सहता है। तो वहीं पर कुशाल के भाव बदल जाते हैं। वह स्वर्गीय परीक्षा से नहीं उलझ सकता था। इस चीज को नाराज करने का केवल एक ही मतलब निकल सकता था और वह उसका खुद का राख में बदल जाना था। वह तुरंत अपने हाथ को लहराता है और पीछे हटने लगता है। उसने अपनी सारी ऊर्जा को भी संरक्षित कर लिया था। वीर ये देखकर मुस्कुराता है। उसे लगा था कि वह पीछे हटकर उससे बच रहा है, लेकिन इस स्वर्गीय परीक्षा की मदद से वह कुशाल को कभी भी नहीं हराना चाहता था। वह अपना पैर आकाश में पटकता है और अपनी गतिज तकनीक का उपयोग करता है। इस वक्त तक आसमान में बादल भी पूरी तरह से एकत्रित हो गए थे। उनमें से लगातार बिजली के धागे गिरना शुरू हो गए थे। कुछ पानी की सतह तक भी पहुंच रहे थे। वीर अपनी गतिज तकनीक का इस्तेमाल कर कुछ ही पल में डेविल्स की सेना के बीच में पहुंच जाता है, जहां पर वह बीचों बीच जाकर खड़ा हो जाता है। आसमान से गिर रहे बिजली के धागे भी अब तक आसपास के योद्धाओं के विरोध की वजह से बहुत ही गुस्सा हो गए थे। इस बार जो बिजली गिरती है उसमें विध्वंसक बल बहुत ही ज्यादा होता है और उसकी आवाज मात्र से ही महसूस किया जा सकता था कि वह कितने गुस्से में थी। वीर अपनी शारीरिक ताकत का इस्तेमाल करता है और भाले की मदद से इस हमले को रोक लेता है, लेकिन उसके आसपास मौजूद डेविल्स इन बिजली के धागों से टकराते हैं और एक ही पल में राख में बदल जाते हैं। इस तरह एक ही बार में करीब 100 से ज्यादा डेविल्स राख में बदल गए। आसपास के डेविल खतरा महसूस कर तुरंत वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ भी कर पाते आसमान में फिर से गर्जन सुनाई देती है। दूर खड़ा कुशाल इस गर्जन को सुनता है और उसके चेहरे पर गुस्से के भाव साफ नजर आ जाते हैं। ये गर्जन स्वर्गीय परीक्षा की नाराजगी को दर्शा रहा था। वह गुस्से में वीर की तरफ देखता है। वीर, कमीने कहीं कि आज एक बार इस परीक्षा को खत्म होने दे। अगर तू जिंदा रहा तो तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों से लिखी है। वह इतना कहता है और मैदान में उतर जाता है। उतरने के साथ ही वह एक किंग स्तर के योद्धा को मार देता है और बहुत से योद्धाओं को जख्मी कर देता है। जब वीर ये देखता है तो वह तुरंत विक्रांत को इशारा करता है। विक्रांत अपना सर हाँ में हिलाता है और अपनी आर्यन की तरफ इशारा करता है। आर्यन तुरंत दोनों जगहों का मोर्चा संभाल लेता है। वहीं पर विक्रांत कुशाल को रोकने के लिए उसके सामने आ जाता है। कुशाल विक्रांत को देखकर गुस्से में कहता है, तो तुम सबसे पहले मरना चाहते हो? मैंने सुना है कि तुम सौर राजवंश के राजकुमार और इस पीढ़ी के सबसे होनहार योद्धा भी हो। मैं भी देखता हूँ कि इस होनहार योद्धा में कितनी ताकत है। वह इतना कहता है और सीधा अपने बैटल आर्मर को एक्टिवेट कर लेता है। इसके साथ ही वह अपने डोमेन को भी फैला देता है, जिससे कुशाल अपनी ऊर्जा पर एक लॉक लगता हुआ महसूस करता है। ये देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वह कहता है, एक शाही रक्तधारा वाला डेविल। मैं भी कब से इसी तरह के एक योद्धा से लड़ना चाहता था। वह इतना कहता है और हाउस ऑफ स्वॉर्ड कहते हुए अपनी चुटकी बजाता है। उसके ऐसा करते ही आसपास की हवा मानो अनगिनत तलवारों में बदल जाती है। विक्रांत के चारों ओर एक डोमेन बन जाता है और उसके सर के पीछे एक बड़ी सी तलवार प्रकट होती है। उसकी हर एक सांस के साथ ही तलवार ऊर्जा बाहर निकल रही थी। कुशाल भी ये देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन वह घबराता नहीं है। वह अपनी सारी ऊर्जा के साथ तलवार को जमीन पर मारता है और एक लाल रंग की रोशनी तेजी से विक्रांत की ओर बढ़ जाती है। विक्रांत अपनी गतिज तकनीक की मदद से इस ऊर्जा से बचता है और हवा में अपना पैर मारता है। उसकी हरकत से हवा में हलचल होती है और एक तलवार ऊर्जा तेजी से कुशाल की ओर बढ़ती है। यह ऊर्जा कुशाल के शरीर पर मौजूद कवच से टकराती है और कुछ कटने की आवाज आती है। कुशाल के शरीर पर मौजूद कवच में कुछ दरारें पैदा हो गई थी।
लेकिन विक्रांत की हैरान नजरों के आगे वे दरारें अपने आप ही भरने लगती हैं। वहीं पर कुशाल हंसने लगता है और कहता है, ये बच्चों जैसे हमले मुझ पर काम नहीं करने वाले हैं। अगर तुम जीतना चाहते हो तो मर्दों जैसे हमले करो, मर्दों जैसे। विक्रांत ये सुनकर अपनी नजरें ऊपर करता है और तलवार की सांस ब्रीथ द स्वॉर्ड कहता है। उसके इतना कहते ही उसके हाथ में मौजूद तलवार बहुत ही जोर से कंपन करती है और एक स्लैश अटैक आंखों से न पकड़ी जा सकने वाली गति से आगे बढ़ता है और कुशाल के कवच से जाकर टकरा जाता है। जैसे ही ये होता है उस कवच पर एक बड़ा सा निशान पड़ता है और काले रंग का रक्त हवा में उछलता है। कुशाल अपनी छाती पर एक जलन महसूस करता है और वह पाता है कि सामने वाले योद्धा की तलवार उसके कवच को पार करते हुए उसे नुकसान पहुंचा चुकी है। वह ये देखकर हैरान हो जाता है। उसके मन पर गुस्सा हावी हो जाता है और वह अपनी सारी ऊर्जा को एक्टिवेट कर देता है। जल्दी ही उसकी डेविल किंग काया एक्टिवेट हो जाती है और उसके सर पर 2 सींग और पैर में पंजे निकल आते हैं। उसके सर पर एक निशान बन जाता है और साथ ही उसके चारों ओर की ऊर्जा गहरे लाल रंग की हो जाती है। कुशाल की आंखें जो कि पहले काली पुतली वाली थी, लाल रंग की हो जाती हैं, मानो कि उनसे अभी खून गिरने वाला हो। विक्रांत भी उसके शरीर से बहुत ही खतरनाक ताकत को महसूस कर पा रहा था। सामने वाला योद्धा भले ही अभी भी एम्परर स्तर पर हो, लेकिन अभी वह पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गया था। ये देखकर विक्रांत के चेहरे पर भी हैरानी के भाव आ जाते हैं। वह कहता है, तो ये डेविल बॉडी है तुम्हारे खुद पर इतने भरोसे की वजह? चलो तो फिर मैं भी इस डेविल बॉडी से 2-2 हाथ कर लेता हूँ। वह इतना कहता है और अपने हाथ की मुद्राओं को बदलता है। जल्दी ही एक दिल धड़कने की आवाज चारों ओर फैल जाती है। इस दिल की धड़कन के साथ ही चारों ओर का वातावरण दबावयुक्त हो जाता है और एक अजीब सा दबाव सभी को डर का आभास कराने लगता है। इस दिल की धड़कन के साथ ही विक्रांत के शरीर में कुछ परिवर्तन होता है और उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है। वे बैंगनी रंग से चमकने लगती हैं। उसके हाथ से एक बैंगनी रंग की रोशनी निकलती है जो कि पूरी तरह से तलवार को घेर लेती है। उसके शरीर पर एक तरह का काले रंग का कवच बन जाता है जो कि बैंगनी रंग की धारियों से चमक रहा था। एक शब्द में कहें तो इस योद्धा वाले लुक में विक्रांत बहुत ही कूल दिख रहा था। वह अपने हाथ में मौजूद तलवार को लहराता है और एक ऊर्जा की तरंग निकलती है जो यूं ही काफी सारे किंग स्तर के डेविल्स को खत्म कर देती है। दूर से वीर जो कि अपनी स्वर्गीय परीक्षा से गुजर रहा था भी इस दृश्य को देखता है और इस तरफ अपना ध्यान केंद्रित करता है। मनसा से उसे पता चलता है कि ये एक खास तरह की काया है। इसे बैटल बॉडी के नाम से जाना जाता है। इस काया के साथ पैदा होने वाला योद्धा शारीरिक कल्टीवेशन किए बिना ही उस स्तर तक की शारीरिक कल्टीवेशन की शक्तियों को अर्जित कर लेता है और इस काया के 2 स्तर होते हैं। पहले स्तर पर बिना दिखे ही यह काया इस्तेमाल होती है और दूसरे स्तर पर इस काया को एक तकनीक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। विक्रांत अभी वही कर रहा था। उसकी ताकत पहले से कई गुना तक बढ़ गई थी। आर्यन अपने पास मौजूद सारे एम्पर स्तर के योद्धाओं को खत्म कर इस तरफ देखता है। वह इस काया को देखकर मुस्कुराता है और कहता है, मुझे पता था कि हमारा मुकाबला वहीं पर तो कभी भी खत्म नहीं हो सकता था। इस वक्त इस मुकाबले को सारे द्वीपों पर मौजूद जनता देख रही थी। वे सभी शुरू से ही इस मुकाबले से जुड़े हुए थे। डेविल्स का अटैक अचानक से हुआ था, इस वजह से महाराज और बाकी के लोगों ने पूरा का पूरा तरीका ही परिवर्तित कर दिया था। वे अपने अपने योद्धाओं के लिए फिर से प्रार्थना करने लगे थे। अपने राजकुमार के योद्धा रूप को देखकर सौर राजवंश की जनता मानो पागल ही हो जाती है। वे सभी अपने राजकुमार की जय जयकार करने लगते हैं। वहीं पर हर एक राजवंश से योद्धा जहाज निकल गए थे। वे सभी के सभी जल्दी से जल्दी टापू की तरफ पहुंच रहे थे। वापस से टापू पर आते हैं। योद्धा जहां तक झेल पा रहे थे वहां तक तो ठीक है, लेकिन अचानक से बहुत से देव स्तर के योद्धा मैदान में प्रकट होते हैं जो कि आम योद्धाओं को मारने लगते हैं। ये देखकर आर्यन और बाकी के योद्धा जो कि एम्पर स्तर के योद्धाओं को रोकने में लगे हुए थे वे परेशानी में आ जाते हैं। वे एक देव स्तर के योद्धा को नहीं रोक सकते थे और उनके सैनिक अपनी पूरी कोशिश कर पहले से ही उन देव स्तर के डेविल्स को रोकने में लगे हुए थे, लेकिन फिर भी 2 या 3 देव स्तर के योद्धा आसमान में कत्लेआम मचा रहे थे। उन्होंने अभी तक 10 से ज्यादा किंग स्तर के योद्धाओं को मार दिया था। उनमें से एक योद्धा अपनी नजर अगले देव स्तर के योद्धा पर गिराता है और उसे मारने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाता है, लेकिन अगले ही पल उसका सर फटता है और फिर एक पिन निकलती है जो कि तेजी से सभी के सभी देव स्तर के डेविल्स के सर को भेदती हुई बाहर निकलती है। ये देखकर वह किंग स्तर का योद्धा जो कि घबरा गया था राहत की सांस लेता है। वह उस पिन की तरफ देखता है जो कि आसमान से नीचे आ रहे एक सुंदर से नौजवान के सर पर आकर लग जाती है। वह लड़का कम लड़की ज्यादा लग रहा था। इसके साथ ही अचानक से आसमान में कई सारी दरारें पैदा होती हैं और बहुत से देव स्तर के योद्धा प्रकट होते हैं जो कि सेना के साथ मिल जाते हैं और लड़ने के लिए इंसानी योद्धाओं से जुड़ जाते हैं। ये सभी के सभी सन एकेडमी के छात्र थे। उनका मुखिया जो कि एक 28 से 30 साल का युवा था जो कि एक तलवारबाज था, वह कहता है, सभी अपनी प्रतियोगिता पर ध्यान दो, अब एक भी देव स्तर का योद्धा तुम तक नहीं पहुंचेगा।
ये देखकर सभी 15 एम्पर स्तर के योद्धा भी राहत की सांस लेते हैं और फिर वापस से अपनी रणनीति के साथ काम करने लगते हैं। इस वक्त एक परछाई फिकती हुई पानी से टकराती है और फिर तेजी से आसमान में वापस आकर खड़ी होती है। वह पूरी तरह से लहूलुहान थी। उसके होठों के कोनों से भी खून निकल रहा था। ये और कोई नहीं विक्रांत था। विक्रांत ने भले ही अपने बैटल फॉर्म का इस्तेमाल कर लिया था, लेकिन फिर भी वह सामने वाले योद्धा की डेविल बॉडी का सामना नहीं कर पा रहा था। उसके द्वारा दी गई कोई भी चोट कुछ ही क्षणों में सही हो जाती है, जबकि उसे उस चोट को सहना पड़ता। इस वजह से उसका लड़ पाना और भी मुश्किल हो गया था। वह गहरी गहरी सांसें ले रहा था। राजवंश में मौजूद दर्शक भी ये देखकर परेशान हो रहे थे। उन्होंने अभी तक कुशाल को ना जाने कितनी गालियां दे दी थी। साथ ही उसका एक नाम कॉकरोच योद्धा भी रख दिया था। आसमान में आर्यन अपने हिस्से के एम्पर स्तर के योद्धाओं को खत्म कर देता है और तुरंत विक्रांत के पास पहुंच जाता है। विक्रांत की तरफ देखकर वह हमें अपना सर हिलाता है और अपने हाथ की मुद्राओं को बदलता है। जल्दी ही उसके शरीर में परिवर्तन होता है और उसकी पीठ पर विंग्स निकल आती हैं। उसकी त्वचा बहुत ही मजबूत हो जाती है और उसकी नसों से ऊर्जा को बहता हुआ देखा जा सकता था। चारों ओर ऊर्जा की एक तरंग फैल जाती है। विक्रांत भी एक पिल को अपने मुंह में डालता है और तैयार हो जाता है। कुशाल उन दोनों की तरफ देखता है और कहता है, तुम दोनों चींटियां मिलकर मुझे हराना चाहती हो। तुम्हें अभी तक तुम्हारी औकात समझ नहीं आई है ना। वह इतना कहता है और अपना पैर आगे पटकता है। इसकी वजह से एक ऊर्जा की तरंग निकलती है। दोनों के दोनों योद्धा इस तरंग से आसानी से बच जाते हैं और फिर एक दूसरे की तरफ देखकर आराम से आगे बढ़ते हैं। विक्रांत अचानक से अपनी गति को बढ़ाता है और अगले ही पल वह कुशाल के सर के ऊपर प्रकट होता है। आर्यन भी अपने हाथ को घुमाता है और उसके हाथ पर एक रस्सी बन जाती है। सर के ऊपर से विक्रांत अपनी तलवार को घुमाता है, जो कि कुशाल के आर्मर को पार करती हुई उसके कंधे को नुकसान पहुंचाती है। कुशाल इसे हल्के में लेता है और इस पर ध्यान भी नहीं देता है, लेकिन अगले ही पल उसके भाव बदल जाते हैं। वह पाता है कि आर्यन भी अपनी गति को तेज कर उसके आगे प्रकट होता है और उस पर हमला न करते हुए वह अपनी ऊर्जा की रस्सी को विक्रांत की तलवार से जोड़कर जोरदार तरीके से खींच लेता है। ऐसा करते ही एक जोरदार मांस फाड़ने की आवाज आती है और विक्रांत की तलवार कुशाल के कंधे के आर पार हो जाती है। आहा! कुशाल की एक जोरदार चीख निकलती है और वह अपने फेफड़ों के जोर पर चिल्लाता है। काफी देर तक ये दर्द सही नहीं होता है। वे अगले हमले को करने ही वाले होते हैं, लेकिन इससे पहले ही उनके कानों में एक जोरदार गर्जन जाती है। इस आवाज को सुनकर केवल उनका ही नहीं बल्कि आसपास से सारे योद्धाओं का ध्यान उस तरफ जाता है। कुशाल, जो कि दर्द को सह रहा था, इस तरफ देखता है और पाता है कि उसकी सेना, जो कि एक मोटी दीवार जैसी दिख रही थी, अब किसी पारदर्शी पर्दे जैसी ही रह गई है और उसकी आबादी तेजी से घटती जा रही है। यह महसूस कर वह इस बार दर्द से नहीं बल्कि गुस्से से चिल्लाने लगता है, लेकिन अगले ही पल वह अपनी गति को बढ़ाता है और पीछे हट जाता है।